नमस्ते दोस्तों। आज का जो वीडियो है ना, ये टीआरई 1 के अंदर जो कंप्यूटर साइंस के 80 क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। मतलब इस वीडियो में आपको कुल 80 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वो भी प्रीवियस ईयर। ठीक है, मैं बता दूं, अब एसटीटी 2025 का आपके लिए रिजल्ट आ चुका है। आप अपना स्कोर देख लिए हैं और क्वालिफाई हो गए हैं। ठीक है, तो अब कंटिन्यू जो है टीआरई 4 के प्रिपरेशन में लग जाए। और क्या रहेगा स्ट्रेटेजी कि किस वे से पढ़े जिससे मेरा एग्जामिनेशन अच्छा जाएगा। तो उसके लिए आप कंटिन्यू पहले तो प्रीवियस ईयर को आप सही से ध्यान दीजिए कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं टीआरई 1 में, टीआरई 2 में, टीआरई 3 में, और उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज देखिए। और फिर सेट प्रैक्टिस करिए कंटिन्यू। आप अगर सेट प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। तो सेट प्रैक्टिस में अपने वेबसाइट पर भी, जैसे codingsharma.com, उस वेबसाइट से भी हम टेस्ट करवाएंगे, चालू करेंगे अब। और साथ में जो है ना, टेलीग्राम चैनल जो है कोडिंग शर्मा ऑफिशियल, इससे आप ज्वाइन कीजिए। वहां पर भी आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलते रहते हैं। ठीक है, और बहुत सारे नोट्स भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो कंटिन्यू आप स्टडी में लग जाइए। मैं इंतजार कर रहा था कि कब एसटीटी का रिजल्ट देगा और फिर हम कंटिन्यू आप क्लास करेंगे। ठीक है, तो नया साल में मेरा फर्स्ट क्लास है ये, और कंटिन्यू करते हैं। आज का जो बहुत धमाकेदार क्लास रहेगा, टीआरई 1 के कुल 80 क्वेश्चन जो पूछे गए कंप्यूटर साइंस का, उसका एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में है। ठीक है, तो चलिए पार्ट बाय पार्ट में अच्छे से हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन आपको टीआरई 1 में देखने को मिलेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, व्हाट व्हिच फीचर ऑफ ओओपी इज इंडिकेटेड बाय दी फ्लोइंग कोड। मतलब एक कोड है। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है कि ठीक है, चलिए कनेक्शन हो गया। अब यहां पढ़ते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ये कोड दिया हुआ है। इस कोड का इसके अंदर से क्या ऑप्शन होने वाला है। ठीक है, क्या है, देखिए सबसे पहले एक क्लास है स्टूडेंट नाम का। स्टूडेंट नाम का क्लास है, उसके अंदर एक डेटा मेंबर डिक्लेयर किया मार्क्स नाम का। मार्क्स नाम का एक डेटा मेंबर डिक्लेयर कर लिया है, और ये क्लास क्लोज हो गया। मतलब इस लाइन से क्लास क्लोज हो गया। उसके अंदर मैंने क्लास बनाया और उसके अंदर डायरेक्टली जो है ना, एक डेटा मेंबर डिफाइन कर दिया, फिर क्लास को क्लोज कर दिया। आगे क्या किया, देखिए एक क्लास टॉपर नाम का बनाया है, और उसमें उस क्लास में स्टूडेंट क्लास को इनहेरिट कर दिया गया। देखिए स्टूडेंट मैंने क्लोन देके अब पब्लिक। अब ये सिंबल याद रखिएगा, सी प्लस प्लस में इनहेरिटेंस करने के लिए हम लोग क्लोन सिंबल यूज करके, उसके बाद ये मतलब स्पेस स्पेस मतलब स्कोप लगाते हैं, जैसे पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, ये जो है एक्सेस स्पेसिफायर वो लगाते हैं। और उसके बाद हम लोग क्लास का नाम लिख देते हैं। जैसे स्टूडेंट नाम का क्लास था पहले बना, उसको हम इसमें इनहेरिट कर लिया। मतलब यहाँ पर इस लाइन में हमको देखने को मिल रहा है इनहेरिटेंस मिल रहा है। इनहेरिटेंस मिल रहा है, तो इनहेरिटेंस किया, फिर क्या किया, उसके अंदर उस क्लास के अंदर ना, टॉपर नाम के क्लास के अंदर क्या किया, एक डेटा मेंबर एज डिफाइन किया, और टॉपर नाम का एक फंक्शन डिक्लेयर किया है। मतलब ये कंस्ट्रक्टर कहेंगे। क्लास के नाम से जब कोई फंक्शन बनाया जाता है तो कंस्ट्रक्टर कहते हैं। आप कहिए फंक्शन कैसे समझ गए, मेथड कैसे समझे, तो यहाँ पर आप क्लास के नाम के साथ स्मॉल ब्रैकेट दिख रहे हैं, तो ये फंक्शन है। मतलब मेथड, जिसको मेथड भी बोलते हैं हम लोग, वो है। और ये कंस्ट्रक्टर है, उसके अंदर एज नाम का आर्गुमेंट ले रहा है। और यहां पर क्या किया गया, उसके अंदर कंस्ट्रक्टर के अंदर दिस डॉट एज इजकल टू एज, मतलब एज का जो भी वैल्यू है उसको इस एज में रिप्लेस कर दिया गया। ये चीज है। तो सबसे पहले हम यहां देख रहे हैं, इस कोड में हमको देखने को ये मिला कि यहां पर इनहेरिटेंस हो रहा है। तो इनहेरिटेंस हो रहा है, तो यहां पर आपको ऑप्शन पूछा है, इनकैप्सुलेशन एंड इनहेरिटेंस। दूसरा है इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। तीसरा है पॉलीमॉर्फिज्म। इस और उसके मोर देन वन ऑफ दी एबव या नन ऑफ दी एबव। सबसे पहले ये देखिए, यहां पर इनहेरिटेंस हो रहा है, ये कंफर्म कर लिए। तो यहां पर सिर्फ पॉलीमॉर्फिज्म नहीं होगा। यहाँ पॉलीमॉर्फिज्म के साथ अगर इंटेंस होता तो थोड़ा सोचते, लेकिन यहाँ पर इंटेंस की चर्चे नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। ऑप्शन काटना सीखिए। उसके बाद जब ये ऑप्शन कट गया तो आगे बढ़ेंगे। अब ये दोनों में से क्या होगा, सबसे पहले आगे देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। आपको एक बात पता है कि कोई क्लास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर जो क्लास होते हैं, उसके बाय डिफॉल्ट जो मेंबर होते हैं वो प्राइवेट होता है। बाय डिफॉल्ट मेंबर प्राइवेट होते हैं। अगर उसमें पब्लिक डिक्लेयर नहीं किए तो तब तक वो प्राइवेट ही रहता है बाय डिफॉल्ट। तो यहां पर भी क्या हुआ है, क्लास नाम एक क्लास स्टूडेंट बनाया और मार्क्स नाम का एक डेटा मेंबर डिक्लेयर किया। तो यहां पर कोई पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड की बात नहीं डिफाइन किया गया है। तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट वो प्राइवेट होगा। तो प्राइवेट होगा तो यहां पर क्या हुआ, इनकैप्सुलेशन हुआ ना, इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन होगा। यहाँ पर इनकैप्सुलेशन देखने को मिलेगा, मतलब डेटा वहां पर क्या हाइड है, छुपा हुआ है। तो यहां पर इनहेरिटेंस के साथ साथ इनकैप्सुलेशन भी देखने को मिला। दूसरे क्लास में देखते हैं, टॉपर नाम के क्लास में भी
जो क्या किया गया है, एक डेटा मेंबर एज डिफाइन किया गया है, कंस्ट्रक्टर बनाया गया है, उसके अंदर कुछ वैल्यू इनिशियलाइज किया गया कंस्ट्रक्टर के अंदर, तो यहां पर भी पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट में से कुछ डिफाइन नहीं है, तो यहां पर भी हम लोग को यहां पर बाय डिफॉल्ट प्राइवेट ही है। अब प्राइवेट है तो यहां पर भी हम लोग को इनकैप्सुलेशन देखने को मिलता है। तो दोनों क्लास में इनकैप्सुलेशन की बात देखने को मिला। फंक्शन नहीं है, कोई मेथड रिपीटेशन नहीं कर रहा है, तो यहां पर पॉलीमॉर्फिज्म नहीं होगा। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब मल्टीपल फॉर्म, मतलब अगर मान लीजिए आईएनटी मार्क्स नाम का डेटा मेंबर इस स्टूडेंट नाम के क्लास में होता और टॉपर नाम के क्लास में भी आईएनटी मार्क्स नाम का भी डेटा मेंबर होता, तो सेम दोनों क्लास में सेम डेटा मेंबर नेम से डेटा मेंबर डिफाइन हो जाएगा, तो वहां पर इनकैप्सुलेशन कहलाएगा। लेकिन ऐसा देखने को इसमें मिला नहीं है, इसका मतलब इनकैप्सुलेशन है ही नहीं। तो सॉरी, ये पॉलीमॉर्फिज्म है ही नहीं, तो पॉलीमॉर्फिज्म यहां पर है तो ये ऑप्शन नहीं होगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। और जब ऑप्शन नंबर बी कट गया तो डी भी नहीं होगा, मोर देन वन ऑफ दी अबव। अब क्या होगा, ए नहीं हो, ए या तो ई होगा। तो ए पढ़ लीजिए, इनकैप्सुलेशन दिख रहा है, मैंने बताया अभी, और एंड इनहेरिटेंस देखने को मिला, माने इनकैप्सुलेशन और इनहेरिटेंस दोनों देखने को मिला। इसका मतलब इस क्वेश्चन का सटीक आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है, ई नहीं होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा अच्छे से। कोई भी डाउट होगा कमेंट करके बताइए, आपके एग्जाम में बहुत अच्छे से मैं प्रिपरेशन करवाऊंगा, बहुत हेल्प मिलेगी आपको, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करेंगे अगला क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल एलिमेंट्स इन प्राइमरी एलिमेंट इन कंप्यूटर चिप। सिंपल कहा गया, कंप्यूटर का जो चिप है, जो बनाया जाता है मेमोरी, उसको किस से बनाया जाता है, कौन सा, ये सिलिकॉन जो है, इसी से आप जानते हैं कि ये इसका यूज क्या है, सेमीकंडक्टर मेटल है ये, और ये सेमीकंडक्टर मेटल है, इसका यूज करके मेमोरी को बनाया जाता है। जैसे हम मेमोरी चिप के बारे में बात करें तो यहां पर हम लोग को मेमोरी दो रूपों में देखने को मिलता है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है रैम और रोम, ठीक है, कैश मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी, ये सब मेन प्राइमरी मेमोरी के अंदर देखने को मिलता है। वोलाटाइल के अंदर भी ये है। सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आएंगे तो एचडीडी दिखेगा, हार्ड डिस्क ड्राइव, फिर एसएसडी दिखेगा, पेन ड्राइव दिखेगा, ठीक है, फिर फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी, ठीक है, मैग्नेटिक टेप। तो ये सब जो है सेकेंडरी मेमोरी है, जिसको स्टोरेज मेमोरी कहते हैं, जहां पर परमानेंट बेसिस पर स्टोरेज डेटा स्टोर किया जाता है। और प्राइमरी मेमोरी को वर्किंग मेमोरी कहते हैं, जहां पर काम परफॉर्म होता है, ठीक है। और प्राइमरी मेमोरी में जो रैम है, इसको हम लोग नॉन वोलाटाइल नहीं सॉरी वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। वोलाटाइल मेमोरी है, कहने का मतलब इसमें जो रखा हुआ डेटा तब तक सुरक्षित रहेगा जब तक बिजली ऑन है, पावर ऑन है, कंप्यूटर ऑन है, सिस्टम ऑन है। अगर सिस्टम ऑफ हो गया तो उसके रखा हुआ डेटा डिलीट हो जाएगा, इसलिए उसको वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। और ये रीड राइट दोनों तरफ का काम करता है। रोम जो है ये रीड ओनली मेमोरी है, इसमें सिर्फ रीड की काम होती है, इसमें राइट नहीं कर सकते हैं। जितने भी इंस्ट्रक्शन होते हैं, बायोस का सेटअप होता है, उस सब रोम में लोड कर दिया जाता है, जिसमें मैन्युफैक्चर किया जाता है उसमें लोड कर दिया जाता है। कैश मेमोरी, ये क्या है, ये टेम्पोररी मेमोरी, मतलब हम लोग लगाते हैं सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में लगा देते हैं, जिससे माने प्रोसेसिंग एक्सेसिंग फास्ट हो जाता है। रजिस्टर, जिसके बेस पर कैलकुलेशन एग्जीक्यूशन होता है, ठीक है। ये कुछ बात था, मैंने बताया। अब यहां पर समझ लीजिए कि दो का जो ऑप्शन नंबर है वो बी रहने वाला है। आगे बढ़िए, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, Which of the following statement is correct about the C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इन सभी स्टेटमेंट में कौन सा सही है, वो चीज बताना है। सबसे पहला है, इन C++ बोथ द स्टैटिक एंड डायनेमिक टाइप चेकिंग आर अलाउड। तो एक बात जान लीजिए, C++ में स्टैटिक और डायनेमिक दोनों तरह का चेकिंग होता है। कहिए कैसे, तो अगर हम एक वेरिएबल बनाते हैं int x, ठीक है, मान लीजिए x बना दिए, या हम x में जैसे एक सेकंड हो जाए, int x इजकल टू हम 5 दे दिए, ठीक है। और अगली बार क्या करते हैं, उसी x में हम दूसरा वैल्यू इनिशियलाइज करने चलते हैं, मान लीजिए x में दे दिए, डबल कोट में हेलो लिख दिए। अब क्या होगा, एरर दे देगा, क्योंकि ये स्टैटिक चेकिंग है। स्टैटिक चेकिंग कहेंगे क्यों, क्योंकि एक बार x नाम का वेरिएबल डिक्लेयर हुआ और वो इंटीजर टाइप का है, और जब उसको हम अगली बार कभी भी जाके उसमें वैल्यू हम बदलते हैं तो उसका भी एक टाइप चेक होगा कि एक्चुअल में ये x है एक इंटीजर, और वहां पर वो स्ट्रिंग डेटा उसके अंदर नहीं लेगा। मतलब यहां पर आपको एरर देने वाला है। तो यहां पर एरर क्यों आया, क्योंकि यहाँ चेकिंग हुआ, तो इसको हम लोग स्टैटिक चेकिंग कहते हैं। इसको हम लोग, ये स्टैटिक चेकिंग का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब यहां कहता है डायनेमिक टाइप चेकिंग। डायनेमिक टाइप चेकिंग आपको देखने को मिलता है वर्चुअल फंक्शन में। डायनेमिक टाइप चेकिंग
डायनेमिक टाइप चेकिंग जो है वो हमको देखने को मिलता है। एक एग्जांपल आपको बता रहे हैं, वर्चुअल फंक्शन। ये वर्चुअल फंक्शन के अंदर हम लोग को डायनेमिक टाइप चेकिंग के देखने को मिलता है। वर्चुअल फंक्शन का मतलब हो गया कि जब हम इनहेरिटेंस करते हैं, सेम मेथड पेरेंट और चाइल्ड में डिफाइन करते हैं, तो कंपाइल टाइम सेम नाम का फंक्शन पेरेंट और चाइल्ड दोनों क्लास में अगर डिक्लेयर करते हैं तो कंपाइल टाइम में कोई एरर नहीं आएगा। वहां पर कोई एरर नहीं देने वाला है कि भाई क्या बनाया, क्या कैसे हुआ। लेकिन जब रन करने जाएंगे तब उस समय एरर जनरेट करेगा कि एक्चुअल में सेम नाम का फंक्शन दोनों क्लास में डिक्लेयर है, तो वहां पर वो चीज डायनेमिक टाइप चेकिंग कहलाएगा। मतलब सिंपल जान लीजिएगा, अगर हम कंपाइल टाइम कोई चेकिंग होगा तो स्टैटिक, और रन टाइम जो होगा उसको हम डायनेमिक टाइप चेकिंग कहते हैं। तो दोनों तरह का चेकिंग जो है C++ में होता है, मतलब पहला सही है। अब जैसे ऑप्शन नंबर सी देखिए, इन C++ डायनेमिक चेकिंग एकदम सही है, डायनेमिक चेकिंग होता ही होता है, तो ए और सी दोनों सही है। अब बी देख लीजिए, इन C++ मेंबर फंक्शन अलाउड टू बी द टाइप ऑफ कांस्ट, ये भी सही है। मतलब C++ में हम कांस्टेंट टाइप का फंक्शन बना सकते हैं। आप समझ लीजिए, कोई फंक्शन कांस्टेंट होता हो, कांस्ट कीवर्ड के साथ अगर कोई फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, कांस्टेंट बन जाता है, तो उसके अंदर हम किसी भी वैल्यू को चेंजेस नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, ये चीज स्टैटिक फंक्शन, मतलब स्टैटिक फंक्शन कहलाएगा। मैंने स्टैटिक नहीं, कांस्टेंट फंक्शन, स्टैटिक फंक्शन नहीं, कांस्टेंट फंक्शन कहलाएगा। जिसके वैल्यू को बदल नहीं सकते हैं वो कांस्टेंट फंक्शन कहलाएंगे। तो ये भी चीज इसके अंदर अलाउ है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर ए, बी और सी तीनों सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। देखिए कुछ यहाँ पर हम नोट्स भी लाए हैं। जैसे यहाँ पर देखिए INT x में 10 डाल दिया, अगली बार जाके हम x में हेलो डाल दिए डबल कोट के अंदर, तो क्या हुआ कि वो कंपाइल टाइम एरर देखने को मिलेगा हमको, क्योंकि ये स्टैटिक चेकिंग के अंदर आता है। आगे बढ़ते हैं। अब डायनेमिक चेकिंग के अंदर भी होता है, जैसे डायनेमिक कास्ट और साथ में वर्चुअल फंक्शन, ये दोनों डायनेमिक चेकिंग के अंदर। वर्चुअल फंक्शन को का जो निदान है वो हम लोग इस तरह से करते हैं, ये बेस क्लास का हम लोग एक पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं ऑब्जेक्ट को, और उसमें डिराइव क्लास का हम क्या करते हैं, उसके अंदर डिफरेंस कर देते हैं, न्यू कीवर्ड के साथ डिफरेंस करते हैं, फिर डिराइव क्लास को मतलब टाइप डायनेमिक कास्ट करके उसको हम कर सकते हैं। तो मतलब ये दोनों, ये जो एग्जांपल दोनों है ना, ये डायनेमिक कास्ट और वर्चुअल फंक्शन दोनों को देखने को मिला। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए कांस्टेंट फंक्शन देख लीजिए, क्लास ए बनाया, पब्लिक नाम कीवर्ड के साथ डिक्लेयर किया, INT x नाम का वैल्यू बनाया, और गेट x नाम का एक मेथड डिक्लेयर किया, फंक्शन डिक्लेयर किया, और वो कैसा है, कांस्ट है, माने कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को हम मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, सीधा सीधा इसमें क्या किया गया, देखिए रिटर्न करके x कर दिया, रिटर्न x कर दिया गया, मतलब ये इसको सीधे रिटर्न कर दिया। अगर इसके अंदर हम जाके अगर x में इक्वल टू 6 कर देते तो एरर आ जाता। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन के अंदर हम लोग किसी वैल्यू को चेंजेस नहीं कर सकते, ये चीजें है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे अच्छे से। तो अभी समझ गए होंगे कि ऑप्शन नंबर ए, बी और सी तीनों सही है, इसलिए इसका आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के साथ, अगले क्वेश्चन के साथ पास चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के पास। मैंने बताया हूं कि मैं अच्छे से एक एक ऑप्शंस को एक्सप्लेनेशन करूंगा, सीधा आंसर नहीं बता दूंगा ऑप्शन डी होगा, चलो भाई नहीं, एक एक एक्सप्लेनेशन करेंगे बढ़िया, तभी जाके आपका अच्छा से प्रिपरेशन होगा। क्योंकि आप ही ने आउटपुट दिया है आप मुझे कि सर अच्छे से आपका प्रिपरेशन देखे, आपका वीडियो देखे, समझे, और मेरा STT में इतने अच्छा स्कोर लेके आए हैं, क्वालिफाई कर गए, मुझे अच्छा लगा। और फिर अब जो है आप कंटिन्यू फिर से लगिए, पढ़िए अच्छे से, एक एक अच्छे से कॉन्सेप्ट को पकड़िए, और आप TRE में भी अच्छा करेंगे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 के पास आइए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू क्रिएट एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैंने C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर हमको एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले जान लीजिए, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा। सिंपल, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक ऐसा क्लास होता है जिसके अंदर जो है एटलीस्ट वन जो मेथड है ना, वो मेथड कम से कम प्योर वर्चुअल फंक्शन होगा। प्योर वर्चुअल फंक्शन होगा। प्योर वर्चुअल फंक्शन का मतलब होता है उस फंक्शन के पास बॉडी नहीं होगा। सिंपल, अगर प्योर वर्चुअल फंक्शन डिक्लेयर करते हैं किसी भी क्लास में तो वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास माना जाता है। और एक बात और जान लीजिए, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम इनिशिएट नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इनिशिएट नहीं करने का मतलब हो गया कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, उसको इनहेरिटेंस करते हैं, इनहेरिट करते हैं, तब उसके अंदर जो प्योर वर्चुअल फंक्शन उसको हमको बॉडी प्रोवाइड करना पड़ता है। ये चीज है, ये दो बात बताए हैं। तो आप समझिए, सब ऑप्शन पढ़िए। बाय यूजिंग द प्योर वर्चुअल फंक्शन इन द क्लास,
माने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना हो तो प्योर वर्चुअल फंक्शन का यूज करेंगे, एकदम सही है। आगे बढ़ेंगे। बाय डिक्लेयरिंग अ वर्चुअल फंक्शन इन द बेस क्लास, कहता है बेस क्लास में वर्चुअल फंक्शन डिक्लेयर करना है, ये बात बोला। आगे बोला है बाय डिक्लेयरिंग वर्चुअल कीवर्ड आफ्टरवर्ड द क्लास डिक्लेरेशन, माने क्लास को डिक्लेयर करने के बाद उसमें वर्चुअल फंक्शन, ये सब कुछ दोनों नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, माने इसका सटीक जवाब जो निकल के आएगा ऑप्शन नंबर ए निकल के आएगा, क्योंकि प्योर वर्चुअल फंक्शन जब किसी क्लास में बनाते हैं तो वहां पर वो प्योर वर्चुअल वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, सी हम फटाक से काट दिए, क्यों देखिए, बाय डिक्लेयरिंग द वर्चुअल कीवर्ड आफ्टरवर्ड द क्लास डिक्लेरेशन, माने क्लास डिक्लेयर करेंगे उसके बाद वर्चुअल फंक्शन बनाएंगे, ये कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा है। और ये ऑप्शन नंबर बी में है कि डिक्लेयरिंग वर्चुअल फंक्शन इन द बेस क्लास, बेस क्लास में वर्चुअल फंक्शन बनाने से वो फंक्शन वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनता है। ठीक है, सिंपल जान लीजिए। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, और चार का ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द क्लास। आप देखिए क्लास के बारे में कौन सा बात सही है। तो सबसे पहले जान लीजिए क्लास एक ब्लूप्रिंट है, एक ब्लॉक ऑफ कोड है जिसके अंदर डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन डिफाइन करते हैं। और एक बात और जान लीजिए, क्लास के अंदर जो बाय डिफॉल्ट मेंबर होता है प्राइवेट होता है। इतना बात आप जानकारी रखिए और फिर इस क्वेश्चन को लगाइए। कहता है एन ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंस ऑफ क्लास, a class is an instance of its object, an object is instance of its data type, क्या लिख दिया, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए सही क्यों है, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट जो है ना, ऑब्जेक्ट वो इंस्टांस है किसी क्लास का। ऑब्जेक्ट जो होता है एक इंस्टांस होता है क्लास का, और ऑब्जेक्ट एक रिलेशनशिप देता है जिससे हम किसी क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उससे हमको एक रिलेशनशिप बनता है, जिससे उसमें एग्जीक्यूशन, उसके अंदर जो प्रोसेस होता है वो काम स्टार्ट होता है। तो सिंपल याद रखिए कि एक ऑब्जेक्ट जो है ओके वो इंस्टांस है किसी भी क्लास का। ठीक है, और उल्टा नहीं जान लीजिएगा, क्लास इंस्टांस नहीं है, ऑब्जेक्ट इंस्टांस है। एन ऑब्जेक्ट इज इंस्टांस ऑफ क्लास, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 6 देखिए, 5 तो हो गया, 6 देखिए। कुल 80 क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फंक्शन, करेक्ट डेफिनेशन ऑफ इज एरे फंक्शन इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में अगर हम इज एरे नाम का अगर फंक्शन बनाते हैं तो क्या होगा। देखिए इज एरे वर्ब से शुरू हुआ, इज एरे में चेकिंग का करेगा, क्या चेक करेगा, कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट या किसी कोई भी चीज वो एरे है कि नहीं है, कोई भी डेटा मेंबर, कोई डेटा मेंबर वेरिएबल्स एरे है कि नहीं है, उसको चेक करने के लिए इज एरे लगाते हैं। या कोई ऑब्जेक्ट एरे टाइप का है कि नहीं है, उसको भी चेक करने का काम करता है इज एरे। आप थोड़ा पढ़ते हैं ऑप्शन। पहला है इट चेक द स्पेसिफाइड वेरिएबल ऑफ द एरे और नॉट, सही बात है, मतलब ये चेक करता है कि कोई वेरिएबल एरे है कि नहीं है, इसकी चेकिंग होता है। एक नंबर सही है। आगे बढ़ेंगे, इट चेक दैट द स्पेसिफाइड एरे इज अ सिंगल डायमेंशन और नॉट। देखिए सिंगल हो या मल्टी हो, ठीक है, सिंगल डायमेंशन मल्टी डायमेंशन उससे मतलब नहीं है। इज एरे सीधा चेक करता है कि कोई वेरिएबल एरे टाइप का है या कोई ऑब्जेक्ट एरे टाइप का है कि नहीं है, सिर्फ उतना ही को करता है। उसमें सिंगल डायमेंशनल है कि मल्टी डायमेंशनल है, भाई एरे ही है तो सिंगल हो तो भी एरे कहलाएगा, मल्टी डायमेंशनल हो फिर भी एरे ही होता है। तो सीधा चेकिंग काम होता है, मल्टी डायमेंशनल सिंगल डायमेंशन की खेल नहीं होती है। इट चेक दैट स्पेसिफाइड एरे इज मल्टी डायमेंशनल और नॉट, ये भी गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए सही होगा कि चेक करता है कि एरे कोई वेरिएबल एरे है या नहीं। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा तो आप लाइक भी करते चलिए, दोस्तों में शेयर करिए, क्योंकि आप टीआरई में बहुत अच्छे से आपका प्रिपरेशन करवाऊंगा यहाँ पर, मतलब सटीक पढ़ाई करेंगे जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और जो भी डाउट होता है वो आप कमेंट करके बताइए, मैं उस पर वीडियो लेके आऊंगा, पढ़ाऊंगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, व्हिच इज करेक्ट सिंटेक्स ऑफ इनहेरिटेंस। आप देखिए इनहेरिटेंस जो है उसका करेक्ट सिंटेक्स मैंने जस्ट बताया थोड़ा देर पहले, क्वेश्चन नंबर 1 में देखा बताए थे। जैसे देखिए इनहेरिटेंस करने के लिए क्या है, अगर हम क्लास ए बनाए हैं, ठीक है, ये एक क्लास बना दिए बी नाम का, इसमें क्या करते हैं क्लोन डाल देते हैं और एक्सेस स्पेसिफायर लगा देते हैं, माने पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट, ये तीनों में से कोई एक चीज लगा लेते हैं। तो मान लीजिए हम लगा दिए पब्लिक, यहां पर लिख देते हैं पब्लिक के बाद ए लिखते हैं, ए का मतलब ये पेरेंट क्लास का नाम। तो यही सिंटेक्स है इनहेरिटेंस करने का, मतलब क्लास, चाइल्ड क्लास का नाम क्लोन देके एक्सेस स्पेसिफायर माने पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड में से कोई भी एक चीज लगाएंगे और साथ में यहां पर आगे होगा पेरेंट क्लास का नाम, चाइल्ड क्लास का नाम नहीं होगा।
पेरेंट क्लास का नाम होगा। तो ये जो है ना, ये सिंटेक्स है इनहेरिटेंस का। अब आंसर मिला लीजिए। पहला है क्लास बेस क्लास का नाम। आप देखिए यहां तो बी जो है चाइल्ड है ना, डिराइव क्लास है ना, सब क्लास है ना, तो ये बेस क्लास नहीं होगा, तो सीधा सीधा हम काट देंगे, आगे पढ़ेंगे भी नहीं। आगे बढ़िए। अगला है क्लास डिराइव क्लास का नाम एकदम मिल रहा है, क्लोन दे देंगे, एकदम सही है। एक्सेस माने वही पब्लिक प्रोटेक्टेड प्राइवेट, एकदम सही है। और उसके बाद क्या कहा, बेस क्लास का नाम, एकदम सही है। और करली ब्रैकेट में बढ़ दिया, तो इसका मतलब सही सिंटेक्स ऑप्शन नंबर पी दिखने को मिला। सी देख लीजिए, क्लास डिराइव क्लास का नाम, क्लोन दे दिया है, फिर बेस क्लास का नाम। भाई एक्सेस स्पेसिफायर भी तो लगाएंगे, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड में से कुछ तो लगाना पड़ेगा, इसमें लगाया ही नहीं, इसलिए ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। जो निकल के आया है ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जवाब सही है, और क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बी होगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8, Which of the following features must be supported by any programming language to become a pure object-oriented programming language? माने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कौन सा इसमें से फीचर है, मतलब कौन सा इसमें से फीचर है जो सपोर्ट करता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाने में। प्योर वर्चुअल माने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाना हो, प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बनाना हो, तो इसमें से कौन फीचर होगा? इनकैप्सुलेशन होगा क्या, इनहेरिटेंस होगा क्या, पॉलीमॉर्फिज्म होगा क्या? तो सब होगा, माने इनकैप्सुलेशन भी होगा। अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो उसमें इनकैप्सुलेशन देखने को मिलेगा, मतलब डाटा हाइडिंग की कॉन्सेप्ट वहां देखने को मिलेगा। इनहेरिटेंस भी देखने को मिलता है। इनहेरिटेंस माने पेरेंट को चाइल्ड में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे, वहां पर माने पेरेंट का प्रॉपर्टी को चाइल्ड के प्रॉपर्टी के अंदर इंक्लूड करेंगे, जोड़ेंगे, ये इनहेरिटेंस कहलाता है। पॉलीमॉर्फिज्म माने सेम चीज को माने सेम मेथड से मल्टीपल डिफिनेशन माने सेम नाम से मल्टीपल डिफिनेशन डिक्लेयर कर सकते हैं, ये फैसिलिटी पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। तो माने ए, बी और सी ये तीनों प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखने को मिलता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोर देन वन ऑफ दी एबव। उम्मीद करते समझ के होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं टीआरई 1 का 80 पूरे क्वेश्चन को लेके आया हूं, ठीक है। पढ़िए क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। C++ का ये कोड है, इसमें क्या आउटपुट है रहने वाला वो देख लीजिए। सबसे पहले यहां देखते हैं कि ये हेडर फाइल लगाया, हैश इंक्लूड iostream.h या सीधे iostream लिखा है, मैंने एक हेडर फाइल को जोड़ा है फाइल के अंदर। यूजिंग नेम स्पेस std नेम स्पेस के थ्रू काम कर रहा है। और यहां पर क्या है, फैक्टोरियल नाम का एक फंक्शन बनाया है जो रिटर्न टाइप लॉन्ग है, माने लॉन्ग टाइप का वैल्यू रिटर्न करेगा, और लॉन्ग नाम का एक वैल्यू को आर्गुमेंट के रूप में लेगा। ये चीज है, माने एक फंक्शन है, यहां से लेके यहां तक एक फंक्शन है। सीधा अभी उसको मत पढ़ेंगे, पहले स्टार्ट कहां से होता है प्रोग्राम, मेन फंक्शन से। तो आइए मेन फंक्शन के बाद क्या लिखा, int मेन, ये मेन नाम का फंक्शन है जो एक इंटीजर वैल्यू कोई हो जो इसको रिटर्न करेगा। आइए देखिए क्या होगा आगे। यहां पर क्या हुआ, नम नाम का शुरू यहीं से करता है पूरा। तो नम नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर लॉन्ग नाम का एक नम नाम का वेरिएबल बनाया नम टाइप का, और उसमें 3 रख दिया। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे क्या सी आउट नम को डिस्प्ले करना चाह रहा है, ठीक है। आगे एक्सप्लेनेशन साइन इक्वल टू के बाद क्या क्या, फैक्टोरियल ब्रैकेट के बाद नम डाल दिया है, मतलब फैक्टोरियल नाम का जो फंक्शन है ये यहां से यहां कॉल हो जाएगा। इन कॉल हो गया, कॉल होने के बाद क्या होगा, जो नम का वैल्यू था वो ए नाम के वेरिएबल में दे देगा, इसमें दे देगा, माने ए में जाके चल जाएगा 3, नीचे आएगा चेक करेगा इफ ए ग्रेटर 1, ए में है 3 एक से ज्यादा है, एकदम सही है। नीचे आएगा रिटर्न, अब फिर से रिटर्न करना, देखिए इसी को कहते हैं इनलाइन फंक्शन, मतलब ए इंटू फैक्टोरियल a+1। आप देखिए फैक्टोरियल a+1 लिखा तो क्या होगा, a का वैल्यू को 1 बढ़ा देगा और फिर उसी फैक्टोरियल को कॉल कर देगा, माने पहले 3 था फिर 3 से 4 कर देगा। लेकिन देख लीजिए सबसे पहले, अब इसका आउटपुट क्या रहने वाला, सबसे एक बार जान लीजिए फैक्टोरियल कैसे किसी का निकलता है। अगर हम 3 का फैक्टोरियल निकालते हैं तो क्या होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1, माने जो वैल्यू जिसका भी फैक्टोरियल निकालते हैं उसको एक एक माइनस करते हुए, एक घटाते हुए 1 तक जाते हैं, और जो फाइनल रिजल्ट आता है वो मेरा आंसर होता है। लेकिन इसमें देखिए हुआ क्या है, यहां पर जो वैल्यू वापस ही कॉल किया जाता है, इनलाइन कॉल हो रहा है ना, तो यहां प्लस कर रहा है, तो इसलिए ये जो है ना, ये सिगमेंटेशन फॉल्ट का रहेगा, ये इसमें एरर है, इसमें ये मतलब
अगर यहां पर माइनस होता ना, माइनस, तो क्या होता, 3 से 2 करता, 2 से 1 करता, जब 1 ग्रेटर देन 1 हो गया, माने रिटर्न कर देगा, रिटर्न करेगा 1, मतलब सीधा सीधा मतलब 3 इंटू 2 माने इंटू 1 मतलब 6 आंसर आ जाता है, तब वो 6 आता, माइनस रहता तो, लेकिन यहां पर तो प्लस है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेगमेंटेशन फॉल्ट, जो ऑप्शन नंबर सी में है। उम्मीद करते समझ गए होंगे, यहां पर एक माइनस के जगह लिखना था, वहां पर प्लस लिख दिया, इसलिए एरर सी होगा। उम्मीद करते आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। मैं आगे बढ़ूंगा, क्वेश्चन नंबर 10 के पास चलते हैं। कहता है द प्राइवेट की इन असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी इज केप्ट बाय, ठीक है, माने सेंडर रिसीवर, सेंडर रिसीवर। देखिए दो तरह का की देखने को मिलता है, मतलब डेटा जब सेंडर से रिसीवर तक भेजा जाता है, मतलब डेटा का ट्रांसमिट होता है, तो उस समय होता क्या है, मतलब दो तरह का की देखने को मिलता है, ठीक है, एक होता है पब्लिक की, एक प्राइवेट की। ध्यान दीजिएगा, दोनों अच्छे समझा रहे हैं आपको। प्राइवेट की, पब्लिक की और प्राइवेट की। ये पब्लिक की जो होता है ना, ये सभी के, जैसे सेंडर से डेटा रिसीवर तक जाना है, तो सेंडर और रिसीवर, सेंडर प्लस रिसीवर माने रिसीवर प्लस सेंडर, रिसीवर दोनों के पास ये की अवेलेबल होता है। पब्लिक, पब्लिक की माने सबके लिए, पब्लिक की का मतलब हो गया सबके लिए कॉमन होगा, सबके लिए ये चीज यूजफुल होगा, सबके लिए उपयोग के लिए होगा। लेकिन प्राइवेट की जो होता है, ये एक ऐसा की होता है जो सिर्फ और सिर्फ रिसीवर के पास होता है। जो रिसीवर इंड होता है कंप्यूटर, जिसे मान लीजिए एक कंप्यूटर यहाँ है, दूसरा कंप्यूटर ये है, ये सेंडर कंप्यूटर, ये रिसीवर कंप्यूटर है, तो ये की जो है ना क्रिप्टोग्राफी, जो सिमेट्रिक की जो है, प्राइवेट की जो है, वो सिर्फ और सिर्फ देखने को मिलता है इसके अंदर, माने रिसीवर के इंड पर जो ये की देखने को मिलता है सीक्रेट। अरे डेटा भेजा जा रहा है किसके पास, तो जिसके पास वो डेटा पहुंचना है ना, वो वेरीफाई करेगा कि एक्चुअल में डेटा मेरा है, जो आया है वो मेरा है, अपना एक की से वो मिलान कर लेगा, ठीक है। अब मूवी भी देखे होंगे, पुष्पा 2 मूवी, उसके अंदर भी जो सामान भेजा जाता था, तो सामने से जिसको पाने वाला को वो उस एक पर्ची से पता चल जाता था कि भाई मेरा सामान है। मतलब सिंपल जान लीजिए कि सेंडर से रिसीवर तक अगर भेजा जाएगा ना, तो वो की से पहचान कर लेगा प्राइवेट की कि मेरा ही ये है। तो याद याद रखिएगा कि जो प्राइवेट की बात करेंगे तो वो रिसीवर का ही होगा। अगर यहाँ पब्लिक की होता तो सेंडर और रिसीवर दोनों होती, इसलिए आंसर उसका ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर अ फंक्शन दैट टेक्स पॉइंटर टू अ फ्लोट। अच्छा ठीक से पढ़िएगा, फ्लोट का पॉइंटर बनाना है, एकदम सही है। आगे बढ़ते, अ पॉइंटर टू अ पॉइंटर ऑफ करेक्टर। अच्छा पॉइंटर टू अ पॉइंटर, पॉइंटर का भी पॉइंटर है, करेक्टर का लिखिए, ठीक है ठीक है, चलिए चलिए बहुत अच्छा। और एंड रिटर्न अ पॉइंटर टू अ पॉइंटर एंड इंटीजर। अच्छा तो चलिए इसको पहले बना लेते हैं। देखिए पॉइंटर और फ्लोट, फ्लोट का पॉइंटर होगा तो फ्लोट लिखेंगे, इसके पहले हम स्टार लगा देते हैं, इसका आगे स्टार लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे स्टार लगाते हैं, पीछे क्यों। आगे बढ़िए, ये हो गया फ्लोट का पॉइंटर। एगो है पॉइंटर टू करेक्टर का, तो सी एच कैर होगा, उसका पॉइंटर टू पर डबल स्टार होगा, ठीक है। अब पॉइंटर टू इंटीजर, तो आई एन टी और एक स्टार सिंगल होगा, पॉइंटर टू इंटीजर। ये पॉइंटर टू इंटीजर है, करेक्ट पॉइंटर टू पॉइंटर करेक्टर है, ये है पॉइंटर टू फ्लोट। अब ये क्या होगा समझिएगा, यहां क्या कहता है कि टेक पॉइंटर माने टेक माने लेना, माने ये दोनों जो है आर्गुमेंट के रूप में है। सबसे पहले देखो टेक माने आर्गुमेंट, ये आर्गुमेंट के रूप में है, और ये इंट पॉइंटर टाइप का, ये रिटर्न टाइप है। तो रिटर्न टाइप ऐसा कहां देखने को मिलता है वो देख लीजिए। तो यहां देखिए इंट में डबल स्टार लगा दिया, नहीं होगा, सिंपल। इंट में डबल स्टार किया, नहीं होगा। अब मिला लीजिए, एक सेकंड और रुक जाइए, थोड़ा सा मिस्टेक कहीं ना कहीं हुआ है, एक मिनट पढ़ लेते हैं। पॉइंटर टू अ फ्लोट, अच्छा रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, इसको पहले काटने से पहले फिर से मिलाते हैं, क्या क्या कहा है वो देख लीजिए। सबसे पहले क्या बोला है, टेक्स पॉइंटर टू अ फ्लोट। अच्छा फ्लोट का पॉइंटर है, ये डबल लगा दिया तो नहीं होगा, चलिए इसको हम काट देते हैं, ये दोनों हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, पॉइंटर टू अ पॉइंटर टू ऑफ अ करेक्टर। अच्छा करेक्टर का पॉइंटर टू पॉइंटर, तो यहाँ देखिए डबल स्टार लगाया, यहाँ सिंगल है इसलिए ये भी नहीं होगा, चलिए इसको भी काट दी। अब ये दोनों मिल रहा है, अब क्या कहता है, रिटर्न पॉइंटर टू अ पॉइंटर। अच्छा रिटर्न कर रहा है पॉइंटर टू पॉइंटर, मतलब पॉइंटर टू पॉइंटर मतलब डबल स्टार होगा, है लगा हुआ है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यहाँ डबल स्टार की बात होगी, तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। मैंने सिंगल स्टार पॉइंटर माने एक वेरिएबल अगर हम इसको मिटाते हैं, और देखिए अगर एक एक्स नाम का वेरिएबल बना दिए तो एक नॉर्मल वेरिएबल बन गया, और आईएनटी स्टार लगा के वाई बना दिए तो एक पॉइंटर वेरिएबल बन गया। पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल होता है जो किसी दूसरे वेरिएबल का अपने में एड्रेस को होल्ड करके रखता है, ठीक है।
तो इसको सिंगल पॉइंटर बोल रहे हैं। लेकिन अगर डबल पॉइंटर वाले INT स्टार फिर स्टार Z कर दिए तो इसको कहते हैं पॉइंटर टू अ पॉइंटर। तो यहाँ पर हम जो जैसे जैसे इस स्टेटमेंट को पढ़े वैसे वैसे टिक लगा दिए, जो निकल के आया ऑप्शन नंबर सी में है। ये C++ का क्वेश्चन है और माने प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है। C++ में या माने सी प्रोग्रामिंग किसी में भी हो सकता है, जावा में भी, जावा में तो पॉइंटर की कॉन्सेप्ट नहीं है इसलिए उसमें नहीं होगा, लेकिन सी और C++ दोनों में हो सकता है ये। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे अच्छे से। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 के पास। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रिगार्ड टू द पिंग कमांड। अच्छा, पिंग कमांड जो है ना वो क्या है, ठीक है, बारे में कौन सा सही चीज है ये देखिए। सबसे पहला बोला गया है पिंग स्टैंड्स फॉर पैकेट इंटरनेट जनरेटर। देखिए PING इसका फुल फॉर्म होता है पैकेट इंटरनेट ग्रुपर। पैकेट इंटरनेट ग्रुपर ये फुल फॉर्म होता है, जनरेटर नहीं होता है। ये जनरेटर लिख दिया है इसलिए ये गलत है। अगला, द पिंग कमांड चेक द पोर्ट लेवल कनेक्टिविटी बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन एंड पॉइंट। नहीं, ये पोर्ट लेवल कनेक्टिविटी नहीं करता है। पिंग कमांड का जो उपयोग करता है ICMP प्रोटोकॉल। ICMP प्रोटोकॉल जो है ये यूज करता है पिंग कमांड को। ये ICMP का फुल फॉर्म समझ लीजिए, इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग या मैसेज प्रोटोकॉल। इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल पिंग कमांड का यूज करता है, ठीक है, यूज करता है, लेकिन ये पोर्ट लेवल कनेक्टिविटी नहीं है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। अगला है पिंग समराइज द पैकेट लॉस एंड राउंड ट्रिप डिले बिटवीन 2 IP एंड पॉइंट। मतलब 2 IP के बीच में राउंड ट्रिप और पैकेट का जो लॉस हो रहा है उसको चेकिंग करने का काम करता है, उसको समराइज करने का काम करता है पिंग कमांड। ये सही बात है, तो इसका आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर सी। माने A गलत है, B गलत है और लेकिन C सही है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 के पास। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला कहता है इट इज नॉट possible to combine 2 or more files opening mode in open method। ठीक है, अगला बोला है it is possible to combine 2 or more files opening mode in open method। अगला क्या बोला है ISO clone मैंने स्कोप इन और ISO out जो है आर इनपुट एंड आउटपुट फाइल ओपनिंग मोड रिस्पेक्टिवली। सही बात है, ये जो ISO इन है और ISO out जो है ये इनपुट के लिए और ये आउटपुट फाइल ओपनिंग के लिए किया जाता है। तो ये 3 नंबर तो सही है, तो 3 नंबर सही है। आगे देखिए, अब यहां कहता है ओपन जो मेथड है ना, ये ओपन मेथड में माने 2 और मोर मतलब मेथड मोड 2 और मोर मोड जो है ना इसमें कर सकते हैं। ये जो ओपन जो हम मेथड है इसके अंदर हम लोग ISO इन कॉमा देके ISO आउट ये हम कर सकते हैं। मतलब दोनों मोड इसमें एप्लीकेबल, मतलब एक से ज्यादा मोड, दो या दो से ज्यादा मोड जो है इसके अंदर यूज हो सकते हैं। तो 2 भी सही है, मतलब 2 और 3 दोनों सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 के पास। कहता है लेयर ऑफ द TCP स्टैक कॉरस्पॉन्ड्स टू दी OSI लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर। मतलब TCP IP स्टैक के अंदर मतलब OSI लेयर जो है ना उसमें जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो TCP IP स्टैक के अंदर कौन सा लेयर होता है, ठीक है, तो वो होगा होस्ट टू होस्ट लेयर। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं TCP लेयर जो ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर जो क्या होता है इन टू इन डेटा ट्रांसमिशन होता है। माने इन टू इन डेटा ट्रांसमिशन होता है, इन टू इन डेटा ट्रांसमिशन होता है, ठीक है, तो वो ट्रांसपोर्ट लेयर है। तो उसी तरह उसी से रिलेटेड TCP IP होस्ट टू होस्ट स्टैक जो है वो डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे एक चार्ट है यहाँ देख लीजिए, इसमें क्या है वो समझ लीजिए आप। यहाँ पर जैसे OSI लेयर के अंदर जो है 7 लेयर देखने को फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन लेयर है। तो TCP IP स्टैक के अंदर 4 लेयर होते हैं, ठीक है। जैसे डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर को मिला के बन गया नेटवर्क एक्सेस लेयर,
ठीक है। उसके बाद नेटवर्क लेयर जो है वो इंटरनेट लेयर कहलाएगा, और ट्रांसपोर्ट लेयर को ट्रांसपोर्ट लेयर कहेंगे, या इसको हम लोग इन टू इन नहीं इन टू वर्किंग है ही, होस्ट टू होस्ट, होस्ट टू होस्ट ये भी कहते हैं। और उसके बाद ये सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन, ये 3 लेयर मिलके बन गया ये एप्लीकेशन लेयर। ये चीज है, ये आपको टीसीपी आईपी स्टैक के अंदर देखने को मिलेगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, व्हाट इज द यूज ऑफ आईएसओ ट्रंक मोड। आईएसओ ट्रंक मोड जो है ये क्या होता है? तो सबसे पहला ऑप्शन है टू ओपन अ फाइल इन इनपुट मोड, टू ओपन अ फाइल इन आउटपुट मोड, टू ट्रंकेट एन एग्जिस्टिंग 0 टू 0, ये चीज है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है। मतलब आईएसओ ट्रंक लिखा हुआ है ना, ये क्या करेगा, जब फाइल को हम खोलेंगे ना, तो जब कोई फाइल है उसको ओपन मोड करेंगे, माने खोलेंगे, तो ऑटोमेटिक उस फाइल के अंदर जितने भी कंटेंट है उसको 0 से इनिशियलाइज कर देगा, मतलब उस सारे को डेटा को खत्म कर देगा। तो उसी को हम लोग ट्रंकेट कहते हैं। और वैसे भी हम इससे मिला सकते हैं, ट्रंक लिखा हुआ वहां पे ट्रंकेट है, तो एग्जिस्टिंग फाइल टू 0, यही आंसर इसका आने वाला है। ऑप्शन नंबर सी होगा 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, द लेंथ ऑफ IPv6 एड्रेस। IPv6 एड्रेस जो है इसका लेंथ होता है 256 नहीं, आपको यहां पर देख लीजिए, IPv6 का जो लेंथ होता है 128 बिट होता है, 128 बिट होता है। एक होता है IPv4, ये छोटा होता है, इसका साइज होता है 32 बिट, 32 बिट होता है इसका। तो IPv4 का साइज 32 बिट हो गया, और IPv6 का साइज होगा 128 बिट होता है। तो यहाँ पर आंसर है नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 के पास आइए। When the mail server send mail to other server it becomes, माने अगर हम कोई मेल सर्वर है और उस किसी दूसरे मेल सर्वर के पास अगर वो मेल भेजता है, तो वो SMTP क्लाइंट कहलाएगा, मतलब प्राप्त करने वाला क्लाइंट होगा। सिंपल जान लीजिए, यहाँ पर थोड़ा लॉजिक सोचना है कि मेल सर्वर सब है, मतलब एक मेल सर्वर है और दूसरा मेल सर्वर को भेजा जा रहा है। मतलब मान लीजिए कि जैसे हम यहाँ पर समझ रख सकते हैं कि एक कंप्यूटर है और यहाँ पर एक सर्वर हम समझते थे, और ये क्लाइंट है, इसके रूप में हम समझते थे कि जब क्लाइंट एक रिक्वेस्ट करता था किसी डेटा के लिए, उसको क्या होता था कि सर्वर रिस्पांस देता था। तो सर्वर जब रिस्पांस का मतलब डेटा देता था जो चाहिए उसको, वो मांगता था रिक्वेस्ट करके, तो उसको जिस मशीन को वो रिस्पांस देता है, वो प्राप्त होने वाला मशीन हमेशा क्लाइंट कहलाता है। तो उससे हम रिलेट कर सकते हैं कि जब मेल सर्वर सेंड करता है मेल किसी दूसरे मेल सर्वर को, तो वो वहां पर वो दूसरा मेल सर्वर SMTP क्लाइंट कहलाएगा। तो इसका आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, हाउ टू स्ट्रक्चर एंड क्लासेज C++ में अंतर क्या है? स्ट्रक्चर और क्लास के अंदर समझ लीजिए, स्ट्रक्चर और क्लास के अंदर डिफरेंस क्या है हम अभी समझाते हैं आपको। स्ट्रक्चर और क्लास हम लिखते हैं, देखिए स्ट्रक्चर जो है उसको बनाने के लिए हम लोग स्ट्रक्ट नाम का कीवर्ड लिखते हैं, क्लास को बनाने के लिए क्लास नाम का कीवर्ड लिखते हैं दूसरा। उसके बाद आगे देखिए कि स्ट्रक्चर के अंदर जो डेटा मेंबर है, स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग क्या क्या चीज डिफाइन करते हैं, तो डेटा मेंबर को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं डेटा मेंबर। और क्लास होता है उसके अंदर हम लोग डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन, और साथ में मेंबर फंक्शन डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी मेंबर होते हैं बाय डिफॉल्ट पब्लिक होते हैं। स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी मेंबर होते हैं बाय डिफॉल्ट पब्लिक होते हैं, और इसके अंदर जो जितने भी मेथड, जितने भी डेटा मतलब जितने भी इसके अंदर डेटा मेंबर में फंक्शन होते हैं बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होते हैं। मतलब क्लास के अंदर जितने भी मेंबर होते हैं बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होते हैं, और स्ट्रक्चर के अंदर जो बाय डिफॉल्ट उसके मेंबर होते हैं वो पब्लिक होते हैं। ये चीज है, ठीक है। और स्ट्रक्चर का हम लोग ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, और स्ट्रक्चर का हम एक रेफरेंस तैयार करके उसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो यही है। अब पढ़िए आंसर इसका क्या है कि स्ट्रक्चर बाय डिफॉल्ट हाइड एवरी मेंबर वेयर एज क्लास डू नॉट। गलत है, स्ट्रक्चर का जो हर मेंबर एक बाय डिफॉल्ट हाइड होता है और क्लास का नहीं होता, ऐसा कुछ बात बोला, ऐसा गलत है। स्ट्रक्चर मेंबर आर पब्लिक बाय डिफॉल्ट। देखिए स्ट्रक्चर का मेंबर के बारे में बोल रहा है कि बाय डिफॉल्ट जो है वो पब्लिक है, और जबकि क्लास का जो मेंबर है बाय डिफॉल्ट प्राइवेट है। एकदम सही है।
अभी मैंने बताया था स्ट्रक्चर कांट हैव द प्राइवेट मेंबर वेयर एज क्लास, ये भी गलत है, तो मतलब इसका आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, स्ट्रक्चर का जो बाय डिफॉल्ट मेंबर पब्लिक और क्लास का बाय डिफॉल्ट मेंबर प्राइवेट होगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्क टोपोलॉजी, इसमें से कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। टोपोलॉजी का मतलब अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड टोपोलॉजी होता है, और टोपोलॉजी हम लोग को बहुत सारा देखने को मिलता है, जैसे आप समझ सकते हैं बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, उसके बाद मेश टोपोलॉजी, ठीक है, स्टार टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी, है ना, ट्री टोपोलॉजी। तो ये सब टोपोलॉजी देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर पीर टू पीर टोपोलॉजी नहीं होता है, यही आंसर हो जाएगा इसका। रिंग होता है, बस होता है, पीर टू पीर टोपोलॉजी नहीं होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, which sublayer of data link layer performs data link function and depend on the type of medium। देखिए आप समझिएगा, जैसे OSI लेयर है ना, OSI लेयर के अंदर 7 लेयर है, 7 लेयर है। सबसे पहले बॉटम मोस्ट लेयर के बारे में बात करें तो फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, ठीक है, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। इतने सारे लेयर जो है OSI के अंदर है। तो अब हम जानते हैं कि OSI के अंदर जो लेयर नंबर 2 है, ठीक है, वो है डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये लेयर नंबर 2 है। लेयर नंबर 1 जो है बॉटम के अंदर, जो लेयर नंबर 1 है वो है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर के अंदर जो फिजिकली मीडियम है उसके माध्यम से जो डेटा क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है, डेटा को फॉर्म किया जाता है, तो वो सब चीज कहलाएगा आपको, वो सब काम जो है फिजिकल लेयर का है। फिजिकल लेयर से डेटा जब आगे बढ़ता है तो पहुंचता है डेटा लिंक लेयर के पास। तो डेटा लिंक लेयर के अंदर हम लोग को 2 सब लेयर देखने को मिलता है। एक देखने को मिलता है लॉजिकल लिंक कंट्रोल सब लेयर। लॉजिकल लिंक कंट्रोल दिखता है, LLC दिखता है, और दूसरा मीडिया एक्सेस कंट्रोल दिखता है। ये इसके अंदर 2 हमको लेयर देखने को मिलता है डेटा लिंक लेयर के अंदर, ठीक है। तो लॉजिकल लिंक कंट्रोल और मीडिया एक्सेस कंट्रोल मतलब MAC क्या कहलाता है वो समझ लीजिए। सबसे पहले मीडिया एक्सेस कंट्रोल क्या करता है, ये फिजिकली जो मीडियम जो फिजिकल लेयर का है उससे डायरेक्टली जुड़ा होता है। मतलब फिजिकली मीडियम से डायरेक्टली जुड़ा होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल डेटा लिंक लेयर का सब लेयर। तो इसका आंसर ये बी रहने जा रहा है, ठीक है। लेकिन लॉजिकल लिंक कंट्रोल क्या करता है, जो डेटा का बनाया गया क्रिएट किया गया उसका लॉजिकली चेकिंग किया जाता है, मतलब वो उसका चेकिंग करने की काम आएगी कि करेक्शन करता है। तो वो चीज लॉजिकल लिंक कंट्रोल के अंदर वो काम किया जाता है। तो यहां पर हम क्वेश्चन क्या कहता हुआ एक बार और देख लेते हैं, कौन सा सब लेयर डेटा लिंक लेयर का है जो परफॉर्म करता है डेटा लिंक लेयर के फंक्शन को और डिपेंड करता है टाइप ऑफ मीडियम, मतलब जो मीडियम है फिजिकली मीडियम है उससे जुड़ा होता है, तो वो होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर। तो इसका आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड ब्रीच द इंटीग्रिटी ऑफ सिस्टम। मैंने ब्रीच द इंटीग्रिटी मतलब ब्रीच द इंटीग्रिटी ऑफ सिस्टम जो है इसमें से कौन सा है। सबसे पहला है लॉकिंग द रूम टू प्रिवेंट थिफ्ट, मतलब रूम को लॉक कर देना थिप से। उसके बाद है फुल एक्सेस राइट फॉर ऑल यूजर। फिर क्या, फिटिंग दिस सिस्टम विथ एंटी थिफ्ट डिवाइस, ये सब को दिया। तो ये सब नहीं होगा, ये दोनों नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा कि अगर किसी भी यूजर को पूरा राइट दे देंगे, पूरा परमिशन दे देंगे किसी चीज में लॉगिन होने के लिए, किसी चीज के डेटा को एक्सेस करने के लिए, तो उसी को हम लोग ब्रीच ऑफ इंटीग्रिटी कहते हैं। माने फुल एक्सेस राइट फॉर ऑल यूजर, जितने भी यूजर है उसको पूरा मतलब यूज प्रोवाइड करते हैं, एक्सेस राइट दे देते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रीच ऑफ इंटीग्रिटी कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21 का बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन द हेडर ट्रांसलेशन प्रोसीजर। इसमें से कौन सा हेडर ट्रांसलेशन प्रोसीजर नहीं है। तो सबसे पहला है IPv6 मैप्ड एड्रेस इज चेंज टू एन IP एड्रेस बाय एक्सट्रैक्टिंग द राइट मोस्ट 32 बिट, ठीक है। तो देखिए हेडर ट्रांसलेशन के अंदर ये होता है, मतलब IPv6 जो है वो मैप करता है एड्रेस को और चेंज करता है IPv4 के अंदर स्टैक 32 बिट के अंदर। तो ये सही है। द वैल्यू ऑफ द IPv6 प्रायोरिटी फील्ड इज डिस्कार्डेड, माने जो
IPv6 का प्रायोरिटी फील्ड जो है उसको डिस्कार्ड किया जाता है, उसको हटाया जाता है, तो ये भी सही है। लेकिन IPv6 फ्लो लेवल इज कंसीडर्ड, ये नहीं होगा। तो इसका आंसर जो है यही गलत है। तो आपको हम पूछा है नॉट कौन सा है, तो इसलिए इसका आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, IPv6 फ्लो लेवल इज कंसीडर्ड, मतलब फ्लो लेवल को कंसीडर नहीं किया जाता है, लेकिन यहाँ पर कहा है कंसीडर्ड, इसलिए गलत हो गया। 22 का आंसर सी निकल के आएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। अ कलेक्शन ऑफ हाइपर लिंक्ड डॉक्यूमेंट ऑन द इंटरनेट फॉर्म्स दी। अब हाइपर लिंक्ड डॉक्यूमेंट का मतलब होता है एक डॉक्यूमेंट एक पेज दूसरे पेजों से कनेक्टेड होना, एक पेज मल्टीपल पेज से कनेक्ट होना, या एक पेज पर मल्टीपल लिंक्स होना, जिस लिंक पर क्लिक करके हम वहां उस सेकंड पेज पर पढ़ना, थर्ड पर पहुंचना, फोर्थ पर पहुंचना, मतलब एक लिंक के माध्यम से, हाइपर लिंक के माध्यम से हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। ये चीज कहलाता है WWW, वर्ल्ड वाइड वेब, इसी को तो बोलते हैं। क्योंकि वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब हो गया हम एक पेज पर जब पहुंचते हैं, वेबसाइट के एक पेज पहुंचते हैं, तो वहां पर बहुत सारे लिंक पर मिलते हैं, उस लिंक पर जब क्लिक करते हैं दूसरे पहुंचते हैं, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें, ऐसे जब हाइपर लिंक्ड डॉक्यूमेंट पर पहुंचते जाते हैं तो उसी को हाइपर लिंक्ड कहेंगे, मतलब उसको WWW कहेंगे। तो इसका आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। Which नेटवर्क टोपोलॉजी रिक्वायर सेंट्रल कंट्रोल और हब। मैंने अभी बताया था बहुत सारा टोपोलॉजी, उसमें सेंट्रल कंट्रोल करना है। सेंट्रल कंट्रोल कहने का सेंस हो गया कि यहाँ पर एक हब या राउटर लगा हुआ है, उससे मल्टीपल कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। जैसे देखिए, इसी से मल्टीपल कंप्यूटर जो है ये कनेक्टेड है। ठीक है, मल्टीपल कंप्यूटर जो है कनेक्टेड है, और सेंट्रलाइज तौर पर ये जो डिवाइस है, ये हब और स्विच है। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होगा उसको हम लोग स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। इसको स्टार टोपोलॉजी इसको हम कहते हैं। तो इसका आंसर निकल गया ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है ये सेंट्रल कंट्रोल और हब जो है उसको ये काम करता है, तो इसको हम लोग स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। तो जो आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आपके यहाँ सामने में है मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी का मतलब होता है जितने भी कंप्यूटर है वो एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, तो उसको जैसे अगर हम इस तरह से अरेंजमेंट कर देंगे तो ये कहलाया जाएगा रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, ये हो जाएगा रिंग टोपोलॉजी, यहाँ पर भी रिंग टोपोलॉजी। लेकिन हम मेश टोपोलॉजी बता रहे हैं, तो कहने का मतलब हर एक कंप्यूटर डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, तो उसको मेश टोपोलॉजी कहते हैं। तो ये जो अब स्ट्रक्चर बन गया ये मेश टोपोलॉजी का बन गया। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू कैरी डेटा इन अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट इज एक्सपोर्ट टू इलेक्ट्रिकली इंटरफेरेंस, है ना। यहाँ पर आपको देखिए कि कौन सा डेटा ट्रांसमिशन मोस्ट अप्रोप्रिएट है डेटा को कैरी करने के लिए, भेजने के लिए नेटवर्क के अंदर, ठीक है, इलेक्ट्रिकली। तो वो हो जाएगा आपको ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर जो है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर ये लाइट के माध्यम से इलेक्ट्रिकली को डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का काम करता है, और ये सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट माना जाता है ऑप्टिकल फाइबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 26 क्या करता है, टू डिस्प्ले टाइम इन रेलवे स्टेशन विच डिजिटल सर्किट यूज्ड। मतलब इसमें से कौन सा टाइम सेगमेंट है जो टाइम को डिस्प्ले करने के लिए रेलवे स्टेशन के अंदर जो डिस्प्ले करने के लिए जो टाइम का यूज किया जाता है, डिजिटल जो क्लॉक होता है उसके अंदर कौन सा डिजिटल सर्किट लगाया जाता है। तो वो हो जाएगा 7 सेगमेंट डिकोडर। 7 सेगमेंट डिकोडर जो है उसका यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब निकल के आएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 27 व्हाट डज द कंट्रोल यूनिट जनरेट टू कंट्रोल अदर यूनिट्स। देखिए, कंट्रोल यूनिट माने सीपीयू। सीपीयू जो है, सीपीयू का दो भाग होता है, एक होता है एएलयू और दूसरा होता है एएलयू और दूसरा होता है सीयू। तो ये जी सीयू जो है इसी को हम लोग कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। कंट्रोल यूनिट, एएलयू अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट जो है ना वो जनरेट करता है सिग्नल को किसी दूसरे यूनिट को, तो वो हो जाएगा कंट्रोल सिग्नल। कंट्रोल सिग्नल के माध्यम से कंट्रोल यूनिट किसी दूसरे के लिए, जो किसी दूसरे यूनिट के लिए अगर वो सिग्नल जो जनरेट करता है वो कंट्रोल सिग्नल ही कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 27 का आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 28 बुलियन अलजेब्रा कैन बी यूज्ड। बुलियन अलजेब्रा इस सब में से किस में यूज होता है। सबसे पहला है फॉर डिजाइनिंग द डिजिटल कंप्यूटर। जो डिजिटल कंप्यूटर है उसके अंदर जहां डिजिटल कंप्यूटर हो गया तो वहां पर बुलियन अलजेब्रा का इस्तेमाल होगा ही होगा। इन बिल्डिंग लॉजिक सिंबल, जो लॉजिक सिंबल एंड और नॉट गेट है उसके अंदर भी बुलियन अलजेब्रा का यूज किया जाता है।
इन सर्किटरी थ्योरी, इसके अंदर भी बुलियन अलजेब्रा का यूज किया जाता है। इसके अंदर हम लोग जो लॉजिक लगाते हैं, जो लॉ है, उस लॉ के माध्यम से सर्किटरी थ्योरी को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर बनाए होंगे, के मैप बनाए होंगे, ठीक है, उसके अंदर भी सर्किटरी थ्योरी है, उसके अंदर भी हम लोग इसका यूज करते हैं। तो तीनों सही है, ये तीनों राइट है, तीनों सही है इसके अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, कहता है डिराइव दी बुलियन एक्सप्रेशन फॉर द लॉजिक सर्किट सोर्स, मतलब ये दिया हुआ, इसका क्या बताने के। देखिए तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये है ऑर गेट, ये सब नॉट गेट है, ये बाकी सब नॉट गेट है, ये भी नॉट गेट है, ये भी नॉट गेट है। चलिए इसका आउटपुट देखते हैं। यहाँ से क्या है, और गेट में प्लस होता है, तो ए और बी, सबसे पहले समझ लीजिए और गेट अगर है तो दो इनपुट ए और बी है तो बीच में प्लस हो जाएगा। अगर नॉट गेट है, अगर दो इनपुट है ए और बी, तो ए डॉट बी हो जाएगा। अगर नहीं, नॉट नहीं, एंड गेट होगा तो ये होगा। अगर नॉट गेट होता है तो जैसे एक इनपुट मान लीजिए ए है तो वो उसका नॉट हो जाता है, ये चीज है। या हमें इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए का इस तरह से, ये दोनों होता है, ये चीज समझ लीजिए। तो आप चलिए इसका आंसर देखिए। तो यहाँ पर क्या है, ए और बी है, तो यहाँ ये क्या है, और गेट है, तो यहाँ पर इस जगह हो जाएगा ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये इसका एक इनपुट बन रहा है ए प्लस बी, इसका एक, इस नॉट गेट का एक इनपुट बन रहा है और साथ में सी आ रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए प्लस बी डॉट सी, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगर बात करते, फिर वो क्या होगा, एक इनपुट बन गया अगला के लिए, तो फिर क्या होगा, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी हो जाएगा और डॉट सी और डॉट हम लोग डी कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर फाइनल क्या हो जाएगा, तो ए प्लस बी डॉट सी डी ई, ये होगा, मतलब ये आंसर निकल के आएगा। तो ये देख लीजिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है। हम चाहेंगे तो सी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब सी डॉट ए प्लस बी और डॉट डी डॉट ए, मतलब ऐसे भी हम लिख सकते हैं, चाहे ये दोनों इनटू में हम आगे पीछे भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए निकल के आने वाला है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द कॉनिकल फॉर्म्स ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन। देखिए कॉनिकल फॉर्म दो होता है, देखने को आपको याद रखिएगा। एक होता है एस ओ एम, मतलब इसका फुल फॉर्म होता है सम ऑफ मीन टर्म, सम ऑफ मीन टर्म। एक होता है POM, प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म, प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म। ये दोनों मैक्स टर्म, ये दोनों देखने को मिलता है कॉनिकल फॉर्म के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, द एक्सप्रेशन y इक्वल टू ए प्लस बी, ए डॉट बी, मतलब ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस ए डॉट सी, ऐसा लिखा हुआ इस फॉर्म में होगा तो इसको कहते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट। इस ये हो जाएगा, एसओपी का मतलब होता है सम ऑफ प्रोडक्ट, ये सम ऑफ प्रोडक्ट हुआ। अगर बात है, अगर ऐसा लिखा हुआ मिलता ए प्लस बी ब्रैकेट के अंदर डॉट, फिर बाहर सी प्लस डी, अगर देखने को इस तरह से अगर मिलता ये जी, तो वो कहलाता POS कहलाता, मतलब प्रोडक्ट, पी माने प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट ऑफ सम कहलाता, ये चीज कहलाता। याद रखिएगा, ये एक्सप्रेशन एसओपी का है और ये वाला एक्सप्रेशन कहेंगे तो वो POS का हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ सम। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 32, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज नॉट ट्रू अबाउट द बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री के बारे में कौन सा सही नहीं है, ये पूछा गया। सबसे पहले समझ लीजिए, बाइनरी सर्च ट्री BST जो होता है, ये एक ऐसा ट्री है जिसके अंदर कहा जाता है कि जो रूट जो एलिमेंट है और उसके अंदर जो लेफ्ट चाइल्ड है और राइट चाइल्ड होता है, एटलीस्ट दो, एक लेफ्ट में एक राइट में होता है, तो वो बाइनरी ट्री कहलाते हैं। बाइनरी सर्च ट्री में भी वही लॉजिक है कि दोनों साइड एटलीस्ट नहीं, एट मोस्ट 2 चिल्ड्रेन होगा, तो वो बाइनरी सर्च ट्री कहलाएंगे। अब यहाँ पर देखिए कि इसमें होता क्या है, जो रूट वाला एलिमेंट है उससे लेफ्ट वाला छोटा होता है, मानी स्मॉलर होता है। इस तरह सिंबल हम लगा सकते हैं कि रूट ग्रेटर देन लेफ्ट और लेस देन राइट, मतलब रूट का जो वैल्यू है वो लेफ्ट से बड़ा होता है और राइट से छोटा होता है। जैसे हम अगर मानते हैं कि 10, 20 और 5 कर दिए, तो इसका हम बनाने चलेंगे अगर बाइनरी सर्च ट्री, 10 हो जाएगा रूट, 20 हो जाएगा राइट में और लेफ्ट में हो जाएगा 5। इस तरह से, मतलब लेफ्ट वाला एलिमेंट रूट से छोटा और राइट वाला एलिमेंट रूट से बड़ा होता है, तो ये बाइनरी सर्च ट्री कहलाते हैं। तो आप देखिए, कहता है कि कौन सा सही नहीं है वो चीज ढूंढना है। तो पढ़िए पहला ऑप्शन,
द वैल्यू ऑफ लेफ्ट चाइल्ड शुड बी लेस देन द रूट नोड। सही बात है, ये गलत नहीं है, रूट से छोटा होता है लेफ्ट चाइल्ड, एकदम सही है। द वैल्यू ऑफ राइट चाइल्ड शुड बी ग्रेटर देन द रूट नोड, रूट से राइट वाला बड़ा होता है, ये भी बात सही है, ये भी गलत नहीं बोला है। अब कहता है द लेफ्ट एंड राइट सब ट्री शुड एल्सो बी बाइंड सर्च ट्री, तो ये भी सही है, क्योंकि अगर लेफ्ट के अंदर भी अगर कोई और भी लेफ्ट राइट होता है, इसके अंदर भी अगर लेफ्ट राइट करते हैं तो इस मतलब इस रूट के अंदर जो लेफ्ट राइट लेफ्ट है वो भी बाइनरी सर्च ट्री को फॉलो करेगा। मतलब ये दोनों, ये वाला और ये दोनों के लिए ये रूट कहला जाएगा, तो इसके लेफ्ट में जो होगा छोटा होगा, राइट में भी बड़ा होगा। राइट साइड में, लेफ्ट साइड में भी वही हो कहानी, राइट साइड में भी अगर चिल्ड्रन होता है कोई, तो वो भी छोटा बड़ा का केस होगा। जो ओवरऑल लॉ नियम लगा है वो उसके राइट में भी लगेगा, लेफ्ट में भी लगेगा, तो ये भी सही है। मतलब लेफ्ट और राइट सब ट्री जो होता है वो एल्सो बाइनरी सर्च ट्री को फॉलो करेगा, तो ये भी सही है। तो यहाँ कहता है कौन सही नहीं है, तो तीनों सही निकल के आया, इसीलिए इसका आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर ई। इस क्वेश्चन का सटीक जवाब ऑप्शन नंबर ई है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। द वैल्यू appearing in a given attribute of any tuple in the row in the referential relation between likewise occur in the specified attribute of at least one tuple is in referenced relation according to dash integrity constant। अब देखिए इंटीग्रिटी कांस्टेंट दिखाना बताना है, इसमें से कौन होगा, रिफरेंशियल होगा कि प्राइमरी होगा कि रिफरेंसिंग होगा या क्या होगा। तो इसमें कहा क्या है, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन के अंदर एक कीवर्ड पकड़िए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा रिफरेंसिंग रिलेशन। रिफरेंसिंग रिलेशन करना है किसी टपल के बारे में, तो यहाँ पर उसके लिए कौन सा डिफरेंशियल इंटीग्रिटी होगा, तो डिफरेंशियल इंटीग्रिटी होगा। सिंपल डिफरेंशियल, जैसे फॉरेन की में आप जानते होंगे कि अगर ये एक टेबल है यहाँ पर और एक दूसरा टेबल है, तो इसमें क्या होता है, इस टेबल को इस टेबल से हम लोग रिफरेंस कर देते हैं, तो वो डिफरेंशियल इंटीग्रिटी के माध्यम से होता है, रिफरेंसिबिलिटी होता है। रिफरेंसिंग इंटीग्रिटी यार कुछ होता नहीं ऐसा कुछ, ठीक है। रिफरेंसिंग रिलेशन होता है, डिफरेंशियल इंटीग्रिटी होता है। जैसे प्राइमरी की प्राइमरी इंटीग्रिटी कह सकते हैं, उसी तरह डिफरेंशियल इंटीग्रिटी यहाँ पर क्या है, एक को दूसरे से लिंक करना, जोड़ना, तो इस तरह से बात है, तो वो कहलाएगा डिफरेंशियल इंटीग्रिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। कहता है which of the following is statement is not true about the doubly linked list। मतलब डबली लिंक लिस्ट जो है, डबली लिंक लिस्ट जो है इसके अंदर कौन सा बात सही नहीं है। तो डबली लिंक लिस्ट समझिए क्या होता है, जैसे इसमें बहुत सारे नोड होते हैं, अगर हम सिंगल लिंक, या अभी जो हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, नोड जो बना रहे हैं, ये आपको देखने को मिलेगा सिंगली लिंक लिस्ट है। इसमें होता क्या है, अगर ये लास्ट नोड है तो इस पर नल देखने को मिलता है, नल देखने को मिले। और यहाँ पर क्या है, जैसे अगर एक इसका लोकेशन 1001 है, 1005 है, 1018 है, तो यहाँ पर क्या होगा, 1005 इसके फर्स्ट नोड के अंत में चला जाएगा, और 1018 का जो नोड है इसके 1005 के हो जाएगा। तो मतलब इसका पिछला नोड ये माना जाएगा, इसका ये माना जाएगा, इसका अगला नोड मतलब 1001 का अगला नोड 1005 है और 1005 का अगला नोड 1018 है, तो ये हो जाएगा आपका सिंगली लिंक लिस्ट। लेकिन डबली की बात हुआ, यहाँ पर डबली बात हुआ है, तो डबली लिंक लिस्ट में ऐसे होता है, देख लीजिए। इसमें डबली लिंक लिस्ट में होता क्या है, इसमें दोनों तरह का होता है, जैसे 1001 है और ये 1005 है, अगला अगर 1020 है मान लीजिए, तो क्या होगा, अगर 1005 है तो 1005 इसके लेफ्ट में आ जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा, स्टार्टिंग है तो नल हो जाएगा प्रीवियस में, और ये 1005 है तो इसके प्रीवियस वाले वैल्यू में आ जाएगा 1001, क्योंकि इसका 1005 का पहला नोड कौन है, 1001 है, तो इसके पहले में ये आ जाएगा। अगला कौन 1020 है, यहाँ पर 1020 आ जाएगा। उसी तरह इसका बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1005 हो जाएगा, अगला नल हो जाएगा, यहाँ पर नल हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्या कहलाता है, डबल लिंक लिस्ट कहता है। मतलब ये दोनों तरफ इसमें तीर का निशान घुमा देंगे ऐसे करके, मतलब दोनों तरफ ट्रेवल करने का, ट्रेवर्सल करने का फैसिलिटी इसके अंदर मिलता है, ठीक है। क्योंकि इसमें एक नोड अपना अगला नोड को भी जान रहा होता है और एक नोड अपने पिछले नोड को भी जान रहा होता है, ये डबल लिंक लिस्ट के अंदर है। आप पढ़िए इसके अंदर कहता कौन सही नहीं है, तो कहता वी कैन डिजर्व एंड वी कैन ट्रेवर्स इन द बोथ डायरेक्शन। सही बात है,
मतलब अभी तो देखें कि ट्रेवर्स कर सकते हैं, मतलब आगे भी और पीछे दोनों तरफ हम ट्रेवर्स कर सकते हैं, तो वो कहलाएगा वो सही बात है। इट रिक्वायर एक्स्ट्रा स्पेस। आप बताइए कि आगे भी करना है, आगे का भी एड्रेस रखना है, पिछले एक नोड अपने अगला एड्रेस को अगले अगले नोड का भी एड्रेस रख रहा है, अपने पिछले नोड का भी एड्रेस रख रहा है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा स्पेस उसको चाहिए ही चाहिए। अब कहता है इम्प्लीमेंट ऑफ डब्ल्यू लिंक लिस्ट इज इजियर देन द सिंगल लिस्ट, मतलब डब्ल्यू लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट करना सिंगली से इजी है। अब देखिए स्वाभाविक है, यहाँ पर हर एक नोड सिर्फ अपना अगला को रख रहा था, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं था। लेकिन इसमें क्या है, हर एक नोड अपने अगले को भी और अपने पिछले को भी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं सिंगली लिंक लिस्ट से ज्यादा मतलब टफ हो गया, तो सिंगल लिंक ज्यादा कम्प्लेक्स हो गया, तो यहाँ ये होगा। लेकिन यहाँ पर क्या कहता है कि डबल लिंक लिस्ट जो है वो इजियर है, मतलब आसान है, सिंगल लिंक से, ये गलत हो जाएगा, यही गलत होगा। ऑप्शन नंबर सी सही, माने इस क्वेश्चन का सही जवाब है, क्योंकि यहाँ नॉट पूछा है और नॉट में आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए क्वेश्चन 35, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस का कौन सा इसमें फीचर नहीं है? देखिए सबसे पहला है मिनिमम डुप्लीकेशन एंड रिडंडेंसी ऑफ डेटा। सही बात है, मतलब डीबीएमएस का ये फीचर है कि मिनिमाइज करता है, जो डुप्लीकेसी है उसको कम करता है, एनोमली को कम करता है और रिड्यूस करता है, रिडंडेंसी ऑफ डेटा पर डेटा को रिड्यूस करके और करेक्ट डेटा करने की काम करता है, डिपेंडेंसी को कम करता है। ठीक है, ये सही है, मतलब ये स्टेटमेंट सही है डीबीएमएस के बारे में। हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी, डीबीएमएस हो गया तो भाई सिक्योरिटी नहीं देंगे तो फिर डेटा कहीं से कहीं लीक हो जाएगा, तो उसमें सिक्योरिटी की फैसिलिटी होती है। अगला है सिंगल यूजर एक्सेस, यही तो गलत है। सिंगल यूजर एक्सेस का मतलब गलत है, क्योंकि डीबीएमएस बना दिए एक सेंट्रलाइज्ड तौर पे एक डेटाबेस हो गया, उसमें जितने भी एप्लीकेशन होंगे, चाहे वो वेबसाइट से चाहे एप्लीकेशन से या किसी भी माध्यम से अगर डेटा को एक्सेस करते हैं, तो किसी भी यूजर को कहीं कितने भी यूजर हो उसको डेटा वहां से प्रोवाइड किया जा सकता है। तो सिंगल यूजर एक्सेस ओनली, ये गलत है, डीबीएमएस का फीचर ये नहीं है। मल्टी यूजर एक्सेस करने का फैसिलिटी सेंट्रलाइज तौर पर होता है, इसलिए इसका आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर सी 35 का। क्वेश्चन नंबर 36, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज नॉट यूज्ड इन अ बाइनरी ट्री। इसमें से कहता है कौन सा टेक्निक जो है बाइनरी ट्री के रूप में यूज नहीं किया जाता है। तो देखिए रेंडमलाइज्ड रिवर्सल, प्री ऑर्डर टेबुलेशन, पोस्ट ऑर्डर टेबुलेशन और मोर देन वन ऑफ। देखिए प्री ऑर्डर टेबुलेशन होता है, प्री ऑर्डर टेबुलेशन का मतलब होता है सबसे पहले इसमें हम लोग रूट का चर्चा करते हैं, फिर करते हैं लेफ्ट का और तब करते हैं राइट का, ये कहलाएगा, ये स्ट्रक्चर हो गया प्री ऑर्डर का। पोस्ट ऑर्डर में होता क्या है, सबसे पहले लेफ्ट का काम होता है, फिर क्या करते हैं राइट का, ठीक है, और तब करते हैं हम लोग रूट का, तब हम लोग रूट का काम करते हैं, तो ये कहलाएगा पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल और ये वाला हो गया प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल। तो ये दोनों होता है, लेकिन रेंडमाइज्ड ट्रेवर्सल नहीं होता है, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए निकल गया। 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते समझ गए होंगे। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, व्हाट इज द फंक्शनलिटी ऑफ द फॉलोइंग पीस ऑफ कोड। ये कोड दिया है कि पब्लिक वॉइड फंड इंट एक्स, ये एक फंक्शन नाम का फंक्शन बनाया और उसके इंटीजर आर्गुमेंट दिया और उसमें लिखा है Q1 डॉट ऑफर, Q1 क्यू के लिए है और क्यू में ऑफर किया जा रहा है, तो इसमें होगा क्या, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी निकल जाएगा कि परफॉर्म करेगा पुश ऑपरेशन, उसके साथ में जो है पॉप भी करेगा, ये जो कॉस्टल ऑपरेशन है। अगर ये बात होगी तो यही चीज यहाँ पर अप्लीकेबल होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब निकल के आएगा। मतलब पहले पुश के साथ पॉप होगा, पहले पुश करेंगे, डेटा इंसर्ट करेंगे और पॉप में डेटा को डिलीट करेंगे, डेटा को हटाएंगे, ये चीज काम होगा। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, इफ सर्कुलर क्यू इज इंप्लीमेंटेड यूजिंग एरे हैविंग द साइज मैक्स साइज। एरे एक है, सर्कुलर क्यू है, सबसे पहले ये याद रखिए, उसकी सर्कुलर क्यू का मतलब इस तरह से क्यू होगा। अब यहाँ पर जो है इस तरह से क्यू हमको देखने को मिलता है, मान लीजिए 0 1 2 और 3 और 4 इस तरह से है। अब इसमें हम क्या करते हैं, एलिमेंट डाल देते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे दिए 5 6 18 और 20 और यहाँ पर दे दिए 30। ठीक है, दे दिए, ये एलिमेंट सर्कुलर क्यूब कहलाएगा। इसमें कहता है मैक्स साइज, यहाँ पर क्या होगा, मैक्स साइज 5 होगा और इन द एरे इंडेक्स स्टार्ट 0 कर दिया ही करेगा। फ्रंट और रियल दो चीज होता है, फ्रंट यहाँ पे हो जाएगा स्टार्टिंग वाला एलिमेंट और रियर यहाँ हो जाएगा। ठीक है, रियर यहाँ हो जाएगा अंत वाला एलिमेंट पर। अब कहता है द रियर पॉइंट द लास्ट एलिमेंट इन द क्यू, स्वाभाविक है कि रियर यहाँ लास्ट एलिमेंट को डिनोट करता है। तो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द सर्कुलर क्यू इज एम्प्टी। सर्कुलर क्यू इसमें अगर एम्प्टी है, खाली है, तो वो कैसे पता चलेगा, तो वो पता चलेगा अगर रियर और फ्रंट दोनों का वैल्यू अगर -1 के बराबर हो जाएगा
तो वहां पर हम समझ जाएंगे कि रियर और फ्रंट का वैल्यू, दोनों का वैल्यू -1 अगर हो जाता है तो हम समझ जाएंगे वो सर्कुलर ट्यूब खाली है। अगर सिर्फ रियर -1 में है या फ्रंट -1 में है तो फिर वहां पर नहीं समझ सकते, लेकिन दोनों होगा -1 में, तब जाके हम समझेंगे कि वो सर्कुलर ट्यूब खाली है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए निकल जाएगा। आप कहिएगा क्यों मायने दोनों में? क्योंकि मान लीजिए कल की डेट में हम फ्रंट से डेटा डिलीट कर दिए, यहाँ से ये डिलीट हो गया, फ्रंट चला गया, यहाँ फ्रंट यहाँ चला गया, तो अब यहाँ पर क्या है, रियर यही है, तो स्वाभाविक है कि रियर तो अंत वाले एलिमेंट पर है, तो यहाँ पर कहेंगे कि भरा हुआ है, लेकिन भरा एक्चुअल में तो है नहीं, क्योंकि इसके आगे जो 0th इंडेक्स है उस पर खाली है, तो ये कंडीशन है। लेकिन यहाँ पर खाली के बारे में बात करेंगे तो रियर और फ्रंट दोनों का वैल्यू -1 होगा, तभी जाके समझेंगे कि सर्कुलर ट्यूब क्या है, इम्प्टी है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन 39, अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इन व्हिच इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म फ्रॉम द बोथ एंड, माने इंसर्शन माने पुश, डिलीशन माने पॉप, ये पुश और पॉप दोनों काम करना है और दोनों एंड से करना है, बोथ एंड से, तो वो कहलाता है डी क्यू। ये डी क्यू, इसको हम लोग डबल एंडेड क्यू बोलते हैं, डबल एंडेड क्यू बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो फ्रंट और रियर जो होता है, फ्रंट और रियर होता है, दोनों एंड से हम लोग पुश और पॉप का काम, पॉप ऑपरेशन हम लोग इसके अंदर करते हैं। उम्मीद करते समझ गए होंगे, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 40, आफ्टर परफॉर्मिंग फ्लोइंग सेट ऑफ ऑपरेशन व्हाट डज दी फाइनल लिस्ट लूप कंटेन। अब ये दिया है, इसके अंदर फाइनल क्या लूप, इसका रिजल्ट निकलने वाला वो देखिए। सबसे पहले क्या किया, एक क्यू है, ठीक है, क्योंकि फ्रंट कुछ दिख रहा है तो मतलब क्यू समझ जाएंगे, क्योंकि रियर और फ्रंट 2 पॉइंटर दिखने को मिलता है हम लोग को क्यू के अंदर। तो यहाँ क्या कहता है, इंसर्ट फ्रंट 10। चलिए हम क्या करते हैं, अपने मन से एक क्यू का, एक साइज का, एक अपने एनोनिमियस साइज का एक हम क्यू बना लिए। चलिए बना लेते हैं, बन गया, ये क्यू बन गया। अब इसमें देखिए पहले इंडेक्स कर देंगे 0 1 2 3 4 5 6, एरे टाइप का बना दिए। चलिए आगे बढ़िए, अब इसमें वैल्यू रखिए। सबसे पहले क्या कहा, इस लाइन से क्या क्या, पहला पॉइंट इंसर्ट फ्रंट। अभी क्या है, फर्स्ट टाइम हम इसमें क्या करते हैं, फ्रंट और एक रियर होगा, दोनों में अभी -1 वैल्यू होगा, ये बात समझ कीजिएगा, दोनों में अभी -1 का वैल्यू इसके अंदर होगा, क्योंकि जब बनता है क्यू तो बाय डिफॉल्ट उसके अंदर जो फ्रंट और रियर है उसमें एलिमेंट है नहीं, तो रियर और फ्रंट दोनों -1 होगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन बनाते हैं। पहले क्या कहता है, इंसर्ट फ्रंट, फ्रंट पर इंसर्ट कीजिए। चलिए फ्रंट पर इंसर्ट करेंगे 10, तो 10 इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा, फ्रंट का वैल्यू फर्स्ट एलिमेंट को डिनोट करेगा, फ्रंट चला जाएगा 0 पर और रियर भी चला जाएगा 0 पर, क्योंकि ये पहला एलिमेंट है और आखिरी भी है, तो इस केस में दोनों का वैल्यू चेंज होगा, मतलब दोनों इसको ही डिनोट करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट क्या, इंसर्ट फ्रंट, फ्रंट से इंसर्ट कर रहे हैं, तो फ्रंट से इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा, तो जैसे ही फ्रंट से इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देख लीजिए, रियर को आगे बढ़ा देंगे, अब फ्रंट यहाँ चला जाएगा, मतलब 10 यहाँ चला जाएगा, 20 यहाँ जाएगा, तो 20 यहाँ जाएगा, तो ये क्या मतलब क्या कहते हैं, फ्रंट तो यही रहेगा, रियर का वैल्यू बढ़ के यहाँ आ जाएगा। आगे क्या कहता है, इंसर्ट रियर, अब रियर पर इंसर्ट करना है, तो रियर कहाँ है, यहाँ है, 10 के पास रियर है, तो रियर पर इंसर्ट करना है, तो रियर पर इंसर्ट कीजिएगा, तो रियर को 1 प्लस करेंगे, यहाँ पर 30 आ जाएगा, और 1 प्लस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 पर, ये आगे आ जाएगा। डिलीट फ्रंट, फ्रंट से डिलीट करेंगे तो 20 क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, डिलीट हुआ तो फ्रंट कहाँ चला जाएगा, फ्रंट उठ के चला जाएगा अभी 1 पर, क्योंकि ये फर्स्ट एलिमेंट ये कहलाएगा। अब क्या है, इंसर्ट रियर, रियर पर इंसर्ट करेंगे तो 40 हो जाएगा यहाँ, और ये हट के आ जाएगा यहाँ, क्लियर, ये 3 पर चला जाएगा। अब कहता है इंसर्ट रियर, रियर पर ही फिर से इंसर्ट करना है, तो रियर पर इंसर्ट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10 इंसर्ट करना है, 10 कर दिए, नहीं फिर से 10 है, अच्छा 10 है तो चलिए 10 कर दिए, ये हट गया। आगे क्या है, डिलीट रियर, रियर पर डिलीट करना है, डिलीट पर रियर करेंगे, रियर पर डिलीट करना है, तो रियर करेंगे तो 10 डिलीट हो जाएगा, तो डिलीट हो गया तो फिर क्या हो गया, यहाँ पर वापस 3 आ गया, ये तीसरा पर आ गया वापस, फिर क्या इंसर्ट रियर करेंगे 15 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, और ये 4 को डिनोट करेगा, ये नहीं होगा, 4 को डिनोट करेगा, तो अब ये क्या डिस्प्ले करेंगे, तो हमको 10 30 40 15, 10 30 40 15 जो ऑप्शन नंबर सी में है, यही इसका आंसर निकल के आएगा, 10 30 40 15 जो ऑप्शन नंबर सी है।
आगे बढ़िए, कैसे कैसे इंसर्ट हुआ वैसे वैसे हम करते चले गए। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, द नेसेसरी कंडीशन टू बी चेक बिफोर डिलीशन ऑफ ए क्यू। क्यू में एलिमेंट को डिलीट करना है, तो क्यू में एलिमेंट रहेगा तभी ना डिलीट करेंगे, अगर रहवे नहीं करेगा तो डिलीट कैसे होगा। तो कहने का मतलब अगर क्यू दो चीज होता है, अगर हम जैसे देखिए, अगर हम पुश करने चाहते हैं, पुश का मतलब एलिमेंट डालने चलते हैं, इंसर्ट करने चलते हैं, डालने जा रहे हैं, तो पुश का केस क्या है, जब पुश करने जाएंगे तो वहां पर चेक करेंगे कि भाई ओवरफ्लो भी है क्या। अगर भरा हुआ है पूरा क्यू या वो जो स्टैक अगर पूरी तरह से भरा हुआ है तो वहां पर पुश नहीं होगा। पहला बात, पुश करने के सेंस में हम चलेंगे, इंसर्ट करने के सेंस में हम ओवरफ्लो चेक करते हैं, लेकिन हम लोग पॉप करने चलते हैं माने डिलीट करने चलते हैं एलिमेंट को, तो उस केस में हम लोग चेक करते हैं अंडरफ्लो। अंडरफ्लो चेक करते हैं कि उसके अंदर माने एलिमेंट टू एलिमेंट है कि नहीं है, अगर नहीं है तो वहां पर अंडरफ्लो की कंडीशन हो जाएगी, अंडरफ्लो की कंडीशन हो जाएगी, अंडरफ्लो को चेक करेंगे तो फिर हमको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते समझ गए, 41 का ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़िए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ क्यू। क्यू का कौन टाइप नहीं है, देखिए लिनियर क्यू होता है, सर्कुलर क्यू होता है, डबल इंडेड भी होता है, डी क्यू जिसको बोलते हैं, ये दोनों सब होता है, तीनों होता है। इसलिए इसका आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर ई निकल के आएगा, जो क्यू नहीं होता है। क्यू का तीन टाइप, लिनियर क्यू जिसमें रियर और फ्रंट दोनों होता है, सर्कुलर क्यू ये दोनों क्या होता है कि अपने लास्ट वाला फर्स्ट से जुड़ा होता है, तो वो सर्कुलर क्यू कहलाएंगे। और डबल इंडेड की दोनों इंड से हम लोग मूव कर सकते हैं एलिमेंट पर, मतलब दोनों इंड से हम लोग इंसर्ट और डिलीशन मैंने पुश और पॉप की ऑपरेशन कर सकते हैं, वो कहलाता है डबल इंडेड क्यू। लेकिन लिनियर क्यू में सिर्फ क्या होता है, रियर से इंसर्ट होगा और फ्रंट से डिलीट होगा, माने पुश की ऑपरेशन अगर हम करेंगे तो वो रियर से होगा, आप पॉप की ऑपरेशन करेंगे तो वो फ्रंट से होगा, ये लिनियर में है। लेकिन डबल इंडेड क्यू के अंदर दोनों इंड से हम लोग मतलब रियर या फ्रंट दोनों इंड से हम लोग इंसर्शन या डिलीशन में दोनों का काम कर सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन फॉर द करस्पॉन्डिंग इनफिक्स एक्सप्रेशन। माने ये इनफिक्स ऑपरेशन दिया है, इसका पोस्ट फिक्स निकाल के बताइए। मैंने एक वीडियो ही बनाया था कंप्लीट, अगर अभी तक नहीं देखे तो जाके चैनल पर जरूर चेकआउट करें, उसमें प्रीफिक्स पोस्ट फिक्स इनफिक्स पूरे वीडियो पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से हम खत्म किए। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, इसका पोस्ट फिक्स निकालना है, तो पोस्ट फिक्स कैसे निकालेंगे। देखिए पोस्ट फिक्स निकालने के लिए सबसे पहले जिसका प्रायोरिटी ज्यादा होता है उसका पहले काम करेंगे। इसमें इनटू का प्रायोरिटी ज्यादा होता है तो हम लोग पहले क्या करेंगे, ए उसके बाद प्लस रहने देते हैं, बी सी कर दिए, यहाँ पर इनटू कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, डी ई हो जाएगा, इनटू हो जाएगा, ई प्लस चला जाएगा यहाँ, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो ए बी सी प्लस हो जाएगा, इनटू हो जाएगा, डी ई हो जाएगा, इनटू हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये बहुत अच्छे से हम बताए हैं, वीडियो पे जाकर देखिए, इसका आंसर निकल के आएगा ए बी सी प्लस ए बी सी, सॉरी प्लस तो प्लस यहाँ जाएगा ना आगे, तो यहाँ पर पहले इनटू होगा और तब प्लस होगा, इनटू होगा तब प्लस होगा, इनटू होगा तब प्लस होगा, और डीई इनटू प्लस ये हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में है, यही इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, व्हिच डेटा स्ट्रक्चर इज मेनली यूज फॉर इंप्लीमेंटिंग द रिकर्सिव एल्गोरिदम। रिकर्सिव एल्गोरिदम को यूज करना हो तो उसके लिए हम लोग स्टैक यूज करते हैं, याद रखिएगा। स्टैक जो है ये रिकर्सिव एल्गोरिदम को यूज करता है, क्योंकि ये फीफो टेक्निक पर काम करता है, लीफो टेक्निक काम करता है, फीफो नहीं सॉरी, लीफो टेक्निक पर काम करता है। लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो एलिमेंट लास्ट में आया है वो फर्स्ट में इंसर्ट हो, फर्स्ट में वो निकलेगा, वो स्टैक कहलाता है। और रिकर्सिव एल्गोरिदम की जब बात आएगी तो वो क्यू का यूज किया जाता है, जो ऑप्शन नंबर बी में है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 45 कहता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ एरे डेटा स्ट्रक्चर। एरे डेटा स्ट्रक्चर के बारे में कौन सा चीज एडवांटेज है, इसका फायदा है। देखिए एरे जो है ये सबसे पहले समझ लिए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, एरे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। एरे का जो डेटा होता है वो इंडेक्स से स्टार्ट करता है, इंडेक्स से स्टार्ट करता है, इंडेक्स जो है 0 से स्टार्ट होता है और लेंथ -1 तक जाता है, लेंथ -1 तक जाता है ये चीजें, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एलिमेंट ऑफ मिक्स डेटा टाइप, यही गलत हो गया, ये गलत है। अब वो गलत तो पूछा नहीं, सही पूछा है, तो ये मिक्स टाइप नहीं होता, सिमिलर टाइप। एरे के अंदर जो डेटा होता है वो सिमिलर होता है, सिमिलर टाइप होता है, होमोजेनियस स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, मतलब सारा डेटा 1 by 1 करके अरेंज होता है, सिमिलर टाइप होगा। यहाँ पर कहता है मिक्स टाइप, गलत है। इजियर टू एक्सेस द एलिमेंट इन एन एरे,
ठीक है, सही हो सकता है। देखते हैं, इंडेक्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट स्टार्ट हो जीरो, वन, वन से स्टार्ट नहीं होता, जीरो से स्टार्ट होता है, ये भी गलत हो जाएगा। अब ये इसका आंसर सही निकल के आएगा ऑप्शन नंबर बी। एरे से एलिमेंट को निकालना बहुत इजी है एक्सेस कर एलिमेंट करने के लिए, क्योंकि इंडेक्स लगाएंगे तुरंत उसका डेटा को फेच कर लेंगे। तो इसका आंसर सही जवाब निकल के आएगा ऑप्शन नंबर बी, 45 का ऑप्शन नंबर बी निकल के आएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्सेशन एल्गोरिथम। मतलब इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो रहने वाला है वो ओ नोटेशन एन रहने वाला है। ठीक है, याद रखिएगा, इनफिक्स से पोस्टफिक्स कन्वर्सेशन में ओ नोटेशन एन जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहने वाला, तो मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर, एक चीज और देख लीजिए, जिसे ओ कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन है, ये हो जाता है मर्ज सॉर्ट के अंदर, मर्ज शॉर्ट के अंदर। मैं इस पर पढ़ाया हूं एल्गोरिथम का वीडियो प्रीवियस, आप जाकर देखिए चैनल पर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 47, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक अप्रोच ऑफ फॉर ज्वाइनिंग टेबल। टेबल को ज्वाइन करना हो तो बेसिक अप्रोच क्या होगा इसके अंदर। तो बेसिक अप्रोच ज्वाइन करने का, यूनियन ज्वाइन भी होता है, नेचुरल ज्वाइन भी होता है, सब क्यूरी भी होता है। दोनों में देखिए, यूनियन ज्वाइन क्या करता है, ये सीधा सीधा दो से ज्यादा टेबल होते हैं उसके सीधे मर्ज करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। जो भी एलिमेंट, जितने भी कॉलम है, सबको एक साथ जोड़ के एक नया टेबल बना देने का काम करता है यूनियन। नेचुरल ज्वाइन जो है ये सीधा सीधा भी ज्वाइन करता है। सब क्यूरी क्या करता है, ये नेस्टिंग ज्वाइनिंग करने का काम करता है, नेस्टेड करने का काम करता है, मतलब क्यूरी के अंदर क्यूरी, सब क्यूरी कहलाता है, तो वो काम करने का करता है। तो तीनों ज्वाइनिंग होता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, डैश कमांड मेक्स द अपडेट परफॉर्म्ड बाय द ट्रांजैक्शन परमानेंट इन द डाटाबेस। देखिए, माने कौन सा इसमें से कमांड है जो अपडेट करता है परफॉर्म बाय द ट्रांजैक्शन परमानेंट, मतलब कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, मान लीजिए कि 100 रुपया किसी एक ट्रांजैक्शन, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट भेजा जा रहा है, तो दूसरे अकाउंट में परमानेंट बेसिस पे भेजा जाए तो उसके लिए वो कमिट हो जाता है। कमिट कमांड जो है, कमिट और रोलबैक दो चीज होता है, याद रखिएगा। कमिट और रोलबैक दोनों जो है ना, ये टीसीएल का पार्ट है, टीसीएल का पार्ट है। टर्नकेट ये चीज अलग होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। टर्नकेट जो है डीडीएल का पार्ट है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का पार्ट है टर्नकेट। ठीक है, ये टेबल को डिलीट करने का काम करता है, उसको स्ट्रक्चर को बचा के रखता है टर्नकेट। सिर्फ ड्रॉप और टर्नकेट कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है। ड्रॉप भी डेटा टेबल को डिलीट करता है परमानेंट, और टर्नकेट भी डिलीट करता है, लेकिन टर्नकेट उसके ऑब्जेक्ट को, उसके चीजों को बचा के रखता है, ये चीज है, ये अलग हो गया। अब रोल बैक और कमिट दोनों होता है टीसीएल, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज का पार्ट है, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज का पार्ट है। तो अब इसमें देखिए, कोई ट्रांजेक्शन हुआ और वो सक्सेसफुल हो गया, माने सब परमानेंट बेस पर वो ट्रांजेक्शन हो गया, तो उसके लिए वो कमिट हो गया। अब कोई ट्रांजेक्शन फेल्योर कर गया तो उसके लिए वहां पर उसको रिकवर करने के लिए रोल बैक किया जाता है। ठीक है, कमिट को वापस लेने के लिए रोल बैक करते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी निकल के आएगा इस क्वेश्चन का सटीक जवाब। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 49, द मैट्रिक्स कंटेन्स m रोज एंड n कॉलम्स, द मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्पार्क मैट्रिक्स इफ। मतलब कोई मैट्रिक्स जो है m रो और n कॉलम का है, तो मैट्रिक्स को स्पार्स मैट्रिक्स कब कहेंगे, जब उसका टोटल नंबर ऑफ जीरो एलिमेंट जो है वो ग्रेटर देन होगा m इंटू n डिवाइड बाई 2। m इंटू एन का मतलब, जैसे मान लीजिए m है नंबर ऑफ रो, मान लीजिए कि 3 रो है, n बराबर 2 कॉलम है, तो उसमें अगर टोटल नंबर ऑफ जीरो एलिमेंट कितने होंगे, जैसे मान लीजिए 2 इंटू 3 का हम एक मैट्रिक्स बना देते हैं। 3 रो है तो 3 रो बना दिए, और 2 कॉलम है बना दिए, 0 1 2 बना दिए, 0 1 बना दिए। अब ये स्पार्क्स मैट्रिक्स कब कहलाएंगे, जब इसके 2 3 जा 6 डिवाइड बाय 2 माने 3, माने इसमें 3 एलिमेंट अगर जीरो हो जाएंगे, मान लीजिए यहाँ पर 15 20 1 दे दिए, तो 3 एलिमेंट कहीं पर भी जीरो मिल जाएंगे इसके अंदर, तो वो स्पार्स मैट्रिक्स कहलाते हैं। तो ये आंसर निकल के आएगा, माने ये फॉर्मूला है m इंटू एन, माने रो और कॉलम को गुना कर दो, तो 3 और 2 को गुना कर दिए, 6 आ गया, और उसमें डिवाइड करो 2 से। अब वो माने उससे ज्यादा होना चाहिए, माने ग्रेटर टोटल नंबर ऑफ रो, तब ये 3 है ना, इसको डिवाइड किए 3, तो 3 से ज्यादा होना चाहिए उसका जीरो, 3 से ज्यादा होना चाहिए जीरो, मतलब एक जीरो और कहीं डाल देते हैं, मान लीजिए यहाँ पर डाल दिए,
तो जीरो डाल, जीरो की संख्या कितना हो गया, 4 हो गई, यहाँ पर जीरो की संख्या 4 हो गई। तो 4 जो है ना मानी वो 3 से ज्यादा हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये स्पार्स मैट्रिक्स कहलाएगा। यहाँ पर भी जो 4 जीरो मिल गया तो वो स्पार्स मैट्रिक्स कहलाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 50, द एसक्यूएल स्टेटमेंट सेलेक्ट राउंड 65.726 कॉमा -1 लिखा हुआ, ये क्या है? राउंड जो है इसके अंदर हम लोग को दो चीज देखने को मिलता है। एक देखने को मिलता है राउंड के अंदर नंबर और प्लेसेज, देखिए नंबर, और एक देखने को मिलता है प्लेसेज। ये चीज फंक्शन है प्लेसेज राउंड। इसके अंदर नंबर जो है 65.6725, बताइए 65.726 जो है, ये जो है ना 60 और 70 के बीच का ये नंबर देखने को मिलता है। -1 प्लेसेस क्या करता है, इसको राउंड करेंगे तो 65 से थोड़ा सा वैल्यू ज्यादा है तो उसको बढ़ा के क्या कर दिया जाएगा, 70 कर देगा। तो इसका आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 51, डैश क्लॉज क्रिएट टेम्पोररी रिलेशन विथ अ क्यूरी ऑन विच इट डिफाइंड, मतलब इसमें से कौन सा जो है टेम्पोररी रिलेशन को बनाने का काम करता है, तो वो हो जाएगा विथ। विथ जो है ये टेम्पोररी रिलेशन बनाने का काम करता है। मैं एक एग्जांपल से ही बताता हूं, देखिए जैसे आगे वेयर जो है ये क्या करता है, कंडीशन को चेक करता है, कंडीशन के अकॉर्डिंग ये काम करता है। फ्रॉम, किसी भी टेबल से किसी भी चीज से जब हम एक्सेस करते हैं तो फ्रॉम हो गया, कहां से करना है, कहां से रिट्राइव करना है, तो वो फ्रॉम हो गया। एक एग्जाम्पल जैसे हम कहे थे, जैसे एग्जाम्पल में कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे हम लगा देंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट सिटी इजकल टू मुजफ्फरपुर कर दिए, तो मान लीजिए कि मुजफ्फरपुर का जितने भी रिकॉर्ड है उसको दिखा देगा, तो वो हो गया वेयर, कंडीशन लगा दे। फ्रॉम भी देख ली उसके अंदर, फ्रॉम टेबल स्टूडेंट टेबल से। और विथ जो है ये टेम्पोररी रिलेशन देखने को, मतलब विथ लगाएंगे तो किसी भी टेबल से टेम्पोररी रिलेशन गेट करके देगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए निकल गया। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, द मेथड ऑफ एक्सेसिंग द आईओ डिवाइसेस बाय रिपीटेडली चेकिंग द स्टेटस फ्लैग इज कॉल्ड। स्टेटस फ्लैग की बात करेंगे तो वो हो जाएगा प्रोग्राम कंट्रोल इनपुट आउटपुट। प्रोग्राम कंट्रोल माने प्रोग्राम कंट्रोल इनपुट आउटपुट मेथड के माध्यम से एक्सेसिंग करेंगे इनपुट आउटपुट डिवाइस को, और रिपीटेडली चेकिंग द स्टेटस फ्लैग को भी साथ साथ चेक करते रहेंगे, तो प्रोग्राम कंट्रोल करेगा ये चीज। तो इसका आंसर निकल के ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द हैविंग क्लॉज। हैविंग क्लॉज के बारे में कौन सही है? देखिए दो तरह का क्लॉज देखने को, वेयर क्लॉज और एक हैविंग क्लॉज। वेयर क्लॉज जो है वो समझिए, जैसे एग्जांपल से पहले देख लीजिए, एक टेबल है ये, और टेबल एम्प्लॉय टेबल मैंने एक टेबल है एम्प्लॉय टेबल, उसके अंदर एम्प्लॉय आईडी, डिपार्टमेंट, सैलरी ये फील्ड है। उसके बाद क्या किए हम, वेयर क्लॉज क्या करता है, फिल्टर करता है रो को सीधा सीधा, जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, वेयर मैंने फिल्टर किया सैलरी ग्रेटर देन 50,000, माने 50,000 से जो जिसका भी सैलरी ज्यादा है उसको ये फिल्टर कर देगा। मतलब सीधा सीधा फिल्टर करना हो तो उसके लिए वेयर क्लॉज लगा देंगे। लेकिन हैवी क्लॉज क्या करता है, ग्रुप फिल्टरिंग ग्रुप ही करता है, ग्रुप पर फिल्टर करता है, ग्रुप करता है। जैसे सिलेक्ट डिपार्टमेंट काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट हैविंग काउंट ग्रेटर देन 1, मतलब उस एम्प्लॉय को काउंट करेगा जिसकी संख्या, जैसे मान लीजिए कि डिपार्टमेंट आईटी का दो एम्प्लॉय है, एचआर का 2 है, तो इसमें उसको काउंट करेगा जिसका जो है ना मतलब संख्या 1 से ज्यादा हो, उसको माने फाइंड आउट करने की काम करेगा, फिल्टर करने की काम करेगा। माने ग्रुप पर काम करता है। ग्रुप करने का मतलब क्या हुआ, जिसकी संख्या 1 से ज्यादा हुआ जिस डिपार्टमेंट का, इस अकॉर्डिंग टू टेबल, उसको ये फिल्टर करने का काम करता है, इसलिए इसको हम लोग फिल्टरिंग ग्रुप कहते हैं। तो हैविंग क्लॉज क्या करता है, वो सिमिलर है वेयर क्लॉज के, मतलब वेयर क्लॉज इस तरह से फिल्टर करने का काम करता है, वही करता है हैविंग क्लॉज। अंतर क्या है, वेयर क्लॉज मतलब वो सीधा सीधा फिल्टर कर देता है, जिसको कहेंगे उसको सीधे फिल्टर कर देगा, लेकिन हैविंग क्लॉज वो ग्रुप पर फिल्टर करता है। व्हाट इट इज यूज ग्रुप रेदर देन रो, माने ये ग्रुप पर करने का काम करता है। इसका आंसर निकल के ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 54 कहता है इन IA 32 बिट 32 आर्किटेक्चर along with the general flag which of the following conditional flag is provided। देखिए TF का फुल फॉर्म होता है ट्रैप फ्लैग, ट्रैप फ्लैग होता है इसका फुल फॉर्म। ये क्या करते हैं, बी नंबर जो ऑप्शन है IO, इसका फुल फॉर्म होता है इनपुट आउटपुट फ्लैग, इनपुट आउटपुट प्रिविलेज फ्लैग, इसका ये फुल फॉर्म होता है। और एक IF है, इसका फुल फॉर्म इंटरप्ट फ्लैग,
इंटरप्ट फ्लैग होता है इसका फुल फॉर्म। तो ये तीनों फ्लैग देखने को मिलता है आईओ आर्किटेक्चर के अंदर, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोर देन वन ऑफ द एबव। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 55, इफ वी हैव नॉट स्पेसिफाइड एएससी एंड डीईएससी एसक्यूएल ऑर्डर बाय क्लॉज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बाय डिफॉल्ट कौन सा ऑर्डर होगा। देखिए जैसे हम डेटाबेस से के टेबल से डेटा गेट करते हैं, रिट्राइव करते हैं, तो वहां पर कोई मतलब स्पेसिफाइड डिफाइन नहीं किए कि असेंडिंग ऑर्डर है या डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर डिफाइन नहीं किए, माने ऑर्डर बाय क्लॉज जो है, ऑर्डर बाय क्लॉज के अंदर हम लोग डिफाइन नहीं किए कि वो असेंडिंग में लेना है या डिसेंडिंग में दिखाना है। तो उसमें बाय डिफॉल्ट जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में वो अरेंजमेंट होके दिख जाएगा आपको। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, सिंपल क्वेश्चन दे दिया, चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। डेनिस रिची ये जो है सी का संस्थापक है। जेम्स गोसलिंग जावा का, ये चीज है। आगे बढ़िए 57, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड एग्रीगेट फंक्शन, इसमें से कौन सा एग्रीगेट फंक्शन नहीं है। तो काउंट है, सम है, लेकिन कंप्यूट नाम का फंक्शन नहीं। कंप्यूट का मतलब जोड़ना के सेंस में भी आता है, लेकिन सम नाम का फंक्शन है ही, तो अलग से वो कंप्यूट नाम का फंक्शन नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 58, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कांस्टेंट इन एसक्यूएल, एसक्यूएल के कौन कांस्टेंट नहीं। देखिए प्राइमरी की कांस्टेंट होता है, नल की नन नॉट नल कांस्टेंट होता है, लेकिन यूनियन एक ज्वाइन है, यूनियन ज्वाइन करने का काम करता है, वो कांस्टेंट नहीं है, वो रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता है टेबल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 59, Which of the what will be the output of the following C++ कोड, ये कोड दिया है, इसका आउटपुट बताइए। यहाँ पर क्या हेडर फाइल लगाया, दो IO स्ट्रीम स्ट्रिंग डॉट एच नेम स्पेस std लगाया, मेन फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट लिया करेक्टर का कुछ। आगे बढ़िए, यहाँ पर क्या है, एक करेक्टर टाइप का स्ट्रिंग बनाया, हेलो डाल दिया, करेक्टर टाइप का दूसरा स्ट्रिंग बनाया, उसमें वर्ल्ड डाल दिया। अब क्या किया इस स्टेटमेंट से, यहाँ पर स्टेटमेंट से देखिए क्या किया है, ये S1 माने पहला स्ट्रिंग को और दूसरे स्ट्रिंग को जोड़ना चाह रहा है, माने एक के बाद एक को दिखाना चाह रहा है। तो देखिए ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा इसलिए पॉसिबल नहीं है कि दो कैरेक्टर के स्ट्रिंग को हम लोग डायरेक्टली इस तरह से एक लाइन से हम लोग उसको जोड़ नहीं सकते, उसको लूप चला के उसको हम एक थर्ड कैरेक्टर के स्ट्रिंग में उसको बारी बारी से एक कैरेक्टर निकाल के वन आफ्टर अनदर करके हम डाल पाएंगे लूप करके, लेकिन डायरेक्टली ये नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसमें एरर आ जाएगा, इसलिए इस लाइन इस कोड के अंदर एरर देखने को मिलेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 60, हाउ मेनी प्राइमरी की कैन बी देयर इन ए टेबल, टेबल एक डेटाबेस टेबल के अंदर केवल और केवल एक के वो फील्ड को हम प्राइमरी की बना सकते हैं, एक से ज्यादा फील्ड को हम प्राइमरी की नहीं बना सकते हैं। कैंडिडेट की हो सकता है, अल्टरनेट की हो सकते हैं, लेकिन प्राइमरी की एक से ज्यादा एक टेबल में नहीं हो सकते, इसलिए इसका आंसर निकल के ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 61, एसक्यूएल व्यू आर आल्सो नोन है, एसक्यूएल के अंदर जो व्यू होते हैं ना, व्यू बनाते हैं, वो एक वर्चुअल टेबल होता है, वो टेबल रियल में नहीं होता डेटाबेस के अंदर, वो सीधा सीधा हम मल्टीपल टेबल से डेटा को एक्सेस करके दिखाना चाहते हैं, तो वहां पर एक वर्चुअल रूप से एक व्यू क्रिएट कर लेते हैं और जिसमें टेबल के डेटा को हम दिखा देते हैं। तो ये व्यू जो है ये वर्चुअल टेबल है, याद रखिएगा, मैंने 61 का ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 62, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिक्लेयर ऑफ एन एरे इन सी प्लस प्लस में अगर एरे बनाना हो तो हम लोग क्या लिखते हैं, सीधे सीधे डेटा टाइप और स्पेस देके वेरिएबल का नाम लिखते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग साइज पास कर देते हैं, जितने भी साइज होता है उतना साइज का ये एरे डिफाइन हो जाता है। क्लियर, तो यहाँ पर ये ब्रैकेट नहीं है, ई भी नहीं है, ये नॉर्मल वेरिएबल होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत अच्छा आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 63, एड्रेसिंग कॉल्ड दैट इज यूज्ड इन एन इंस्ट्रक्शन ऑफ द फॉर्म एड एक्स वाई, तो ये कौन सा एड्रेसिंग कहलाएगा, तो इसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट एड्रेसिंग। ठीक है, ये एब्सोल्यूट एड्रेसिंग का मतलब हो गया एक्चुअल एड्रेसिंग, एक्चुअल एड्रेसिंग होगा यहाँ पर, माने ये जो ऐड जो रजिस्टर लगा हुआ है और ये एक्स और वाई दो ऑपरेंड है, तो ये एक्स और वाई का जो ऑपरेंड जो ऐड होगा ये सीधा सीधा एक्चुअल में उसको एड्रेस माने उसको एडिशन कर देगा। इनडायरेक्ट का मतलब हो गया कि डायरेक्टली वे में नहीं, वो अलग मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होना इनडायरेक्ट कहलाएगा, तो इंडेक्स ये दोनों नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों नहीं होगा, इसका एब्सोल्यूट एड्रेसिंग कहलाएगा, क्योंकि वो डायरेक्टली यहाँ पर क्या है, एक्चुअल में जो वैल्यू एक्स है और वाई है उसको ऐड करेगा, इसलिए ये एब्सोल्यूट एड्रेसिंग कहलाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 64, इन मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट, मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट है जो है
ये क्या करता है, तो ये जो है ना मेमोरी मैप्ड क्या करता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस को और मेमोरी को शेयर करता है सेम एड्रेसिंग स्पेस को, माने सेम एड्रेसिंग स्पेस को शेयर करने का काम करता है, वो चीज करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेमोरी मैप क्या करेगा, इनपुट आउटपुट जो डिवाइस शो और उस मेमोरी को सेम एड्रेसिंग पर सर्च मतलब मैप्ड करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 65, व्हाट डू बी यूज टू एक्सटेंड द कनेक्टिविटी ऑफ द प्रोसेसर बस, प्रोसेसर बस कनेक्टिविटी इसमें से क्या है, मतलब कहते हैं क्या कर रहा है, फिर से समझिए, व्हाट डू बी यूज टू एक्सटेंड द कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी को बढ़ाना है प्रोसेसर के बस को, तो वो कहलाता है एक नंबर हो जाएगा पीसीआई हो जाएगा। पीसीआई का फुल फॉर्म होता है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्टिविटी। ये जो है ध्यान दीजिए, पेरिफेरल कंपोनेंट कनेक्टिविटी, ठीक, इंटरकनेक्टेड ये फुल फॉर्म होता है। तो यहां पर क्या कहता है, एक्सटेंड करना है, कनेक्टिविटी को बढ़ाना हो तो वहां पर पेरिफेरल जो अलग से जो डिवाइसेज हैं उससे हम लोग इसको जोड़ देंगे तो वहां पर वो हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 66, इन वेरियस डिवाइसेज डैश आर यूज टू ओवरकम द डिफरेंस इन डेटा ट्रांसफर स्पीड, डेटा ट्रांसफर स्पीड को कम करना हो, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग बफर रजिस्टर का यूज करते हैं। बफर का यही काम है कि मैंने बहुत सारे डिवाइसेस के अंदर बफर रजिस्टर जो है उसका यूज होता है, ओवरकम माने कम करते हैं डिफरेंस को, डेटा ट्रांसफर के स्पीड को के लिए, तो बढ़ाने के लिए, तो उसके लिए आंसर हो जाएगा बफर रजिस्टर जो ऑप्शन नंबर बी में है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 67, व्हाट विल हैपन इफ द फॉलोइंग सी प्लस प्लस स्टेटमेंट इज कंपाइल एंड एग्जीक्यूटेड, माने इनमें से कौन सा सी प्लस प्लस का जो स्टेटमेंट है वो उसको कंपाइल एग्जीक्यूट करने पर क्या होगा। यहाँ पर क्या हुआ, एक पॉइंटर टाइप का पीटीआर नाम का वेरिएबल बनाया, उस पॉइंटर टाइप का वेरिएबल बनाया, उसमें नल डाल दिया, मैंने एड्रेस के जगह नल डाल दिया और डिलीट कर रहे हैं उस पीटीआर को, मैंने वो पॉइंटर वेरिएबल को डिलीट कर रहे, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, बनाया पॉइंटर वेरिएबल उसको डिलीट कर देगा, रिलीज कर देगा, तो क्या होगा कि द प्रोग्राम इज कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुल, मतलब इस प्रोग्राम में कोई गलती नहीं है, अच्छे से वो कंपाइल होके और रन भी कर जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 68, द मोस्ट कॉमन एड्रेसिंग टेक्निक इम्प्लॉयड बाय अ सीपीयू, सीपीयू के द्वारा मोस्ट कॉमन टेक्निक जो है वो डायरेक्ट भी है, इनडायरेक्ट भी, इंटरमीडिएट में, मोर देन वन ऑफ द एबव होगा, माने सब वे में वो एड्रेसिंग करने का काम करता है, एग्जीक्यूट करने का काम करता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन 69, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजर डिफाइंड हेडर फाइल एक्सटेंशन इन सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस में अगर हेडर फाइल बनाना हो ना तो हम लोग डॉट एच एक्सटेंशन लगाते हैं, डॉट एच अगर एक्सटेंशन लगाएंगे तो वो हेडर फाइल तैयार हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, जैसे आईओस्ट्रीम डॉट एच, कुनियो डॉट एच, ये सब चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, व्हाट डज द कंट्रोल यूनिट जनरेट द कंट्रोल अदर यूनिट, कंट्रोल यूनिट जो है वो अदर यूनिट को कंट्रोल करता है, तो कंट्रोल सिग्नल के माध्यम से वो अदर यूनिट को कंट्रोल करेगा, तो 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 71, विच शॉर्टकट की यूज टू कंपाइल एंड रन दी प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस, माने कौन सा शॉर्टकट कमांड है जो सी प्लस प्लस के प्रोग्राम को कंपाइल भी कर देता है और रन भी कर देता है, माने दोनों साथ में करता है। अगर हम अलग अलग बात करें, सीधा सीधा अगर कंपाइल की बात करें तो कंपाइल करने का काम करता है अल्ट प्लस F9, अल्ट प्लस F9 करता है। अगर हम रन करने की बात करें, सीधा सीधा रन करने की खाली बात करें तो कंट्रोल प्लस F9 होता है। लेकिन हम अगर कंपाइल के साथ साथ, क्वेश्चन थोड़ा सोचना है, रन भी हो जाए एक साथ, दोनों एक साथ हो जाए, तो उसके लिए एकलौता कमांड है कंट्रोल प्लस F9, माने कंट्रोल प्लस F9 भी प्रेस करते हैं ना ये वाला, तो उससे कंपाइल भी कर लेगा और रन भी कर देगा। अगर कोई एरर नहीं है तो एरर आएगा तो बता देगा, नहीं तो रन भी कर देगा। तो कंट्रोल प्लस F9 इसका दोनों का कंबाइंड कमांड है, जो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, अ सेट ऑफ लाइब्रेरीज दैट प्रोवाइडेड प्रोग्रामेटिकली एक्सेस टू सम काइंड ऑफ ग्राफिक 2D फंक्शन, तो ग्राफिक्स पैकेज के अंदर जो है वो चीज देखने को मिलता है, मतलब वो ग्राफिक्स पैकेज के अंदर वो लाइब्रेरी डिफाइन है जो एक्सेस करता है जो 2D ग्राफिक्स फंक्शन को यूज करने के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब निकल के आएगा 72 का। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, इफ अ सेमीकोलन इज नॉट यूज्ड इन अ एंड ऑफ स्टेटमेंट, माने एक स्टेटमेंट लिखे, जैसे मान लीजिए INT x लिखे हैं, आगे सेमीकोलन नहीं दिए, मान लीजिए 5 दे दिए, आगे हम सेमीकोलन दिए ही नहीं, तो इसमें क्या मैसेज आएगा, क्या सेमीकोलन मिसिंग का मैसेज आएगा, स्टेटमेंट मिसिंग, एरर मिसिंग, नहीं, इसमें नॉन ऑफ द एबव होगा। कहने का मतलब यहां पर देगा सिंटेक्स एरर,
कंपाइल जब इसको करने जाएंगे तो हमको मैसेज आएगा सिंटेक्स एरर, और उस सिंटेक्स एरर के माध्यम से यहाँ पर डिनोट करेगा कि स्टेटमेंट मिसिंग नहीं, सेमी सिंटेक्स एरर के अंदर ये चीज देखने को मिलेगा, ठीक है। और वहां पर हम लोग सेमीकोलन जब डिनोट करेंगे तो इसका स्टेटमेंट मिसिंग नहीं होगा, सेमीकोलन मिसिंग नहीं, एरर मिसिंग नहीं, मतलब नॉन ऑफ दी अबव, सिंटेक्स मिसिंग है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ई निकल के आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 74 क्या कहता है, सेकेंडरी मेमोरी इज दी long term store for program and data while main memory hold the program and data currently is used what kind of organization, ये फिजिकल हो जाएगा। मतलब सेकेंडरी मेमोरी जो है ना वो लंबे समय तक डेटा को स्टोर करके रखता है, और मेन मेमोरी वो टेम्पोररी तौर पर डेटा स्टोर रखता है, मतलब करंट में काम हो रहा है ना, डेटा स्टोर होगा और बात खत्म है। तो टेम्पोररी तौर पर, करेंटली तौर पर डेटा को स्टोर करना मेन मेमोरी, और परमानेंट बेसिस पर डेटा स्टोर करता है सेकेंडरी मेमोरी। ये टेक्निक कहलाता है फिजिकली, ये ऑर्गेनाइजेशन फिजिकली ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 75, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड वेरिएबल नेम इन मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, माने बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वैलिड प्रोग्रामिंग मतलब वेरिएबल कौन सा नहीं है। देखिए वेरिएबल का जो नाम होता है ना वो पहला लेटर अल्फाबेट होना चाहिए, सिंबल यूज नहीं कर सकते, पहला सिंबल वेरिएबल के नाम में सिंबल अंडरस्कोर को छोड़ के कोई सिंबल यूज नहीं कर सकते, वेरिएबल के नाम में स्पेस नहीं होता है, ठीक है। पहला अक्षर अल्फाबेट होगा और अंडरस्कोर को छोड़ के कोई दूसरा हो नहीं सकता है, ये चीज है। अब देखिए जैसे पहला क्या माय वेरिएबल, ये सही है, ये वेरिएबल हो सकता है। अगला क्या है 1 2 3 लिख दिया, तो ये पहला क्या है, ये 1 से स्टार्ट नहीं कर सकता है, अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकता है, ये भी वेरिएबल हो सकता है। यहाँ पर कहता है कौन नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये वेरिएबल नहीं बना सकते। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, कहता है डैश इज यूज टू शिफ्ट प्रोसेसेज सो दे आर कंटिन्यूअस एंड ऑल फ्री मेमोरी टू वन ब्लॉक। तो ये क्या कहलाता है, कंपैक्शन कहलाता है। कंपैक्शन का यूज करके शिफ्ट करेंगे प्रोसेस को, ठीक है, दे आर कंटिन्यूअस ऑन ऑल मेमोरी को फ्री करेगा मेमोरी, तो कंपैक्शन कहलाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में है। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट कंपाइलर। कंपाइलर क्या है, एक ट्रांसलेटर होता है। तो कंपाइलर को इनपुट के रूप में सोर्स प्रोग्राम मिलता है, ठीक है, कंपाइलर को इनपुट के रूप में सोर्स प्रोग्राम मिलता है, कंपाइलर आउटपुट के रूप में ऑब्जेक्ट कोड देता है। जैसे अगर बात करते हैं यहाँ पर कंपाइलर है, हम लोग सोर्स कोड जो हम लोग कोड करते हैं यहाँ पर सोर्स कोड, ये सोर्स कोड कंपाइलर को मिलता है, माने इनपुट मिला, कंपाइलर इस कोड को ट्रांसलेट किया और ट्रांसलेट करके ऑब्जेक्ट कोड रिटर्न किया, माने ऑब्जेक्ट कोड क्या क्या किया, आउटपुट किया, ऑब्जेक्ट कोड को आउटपुट किया, और ट्रांसलेट दी सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड, ये कंपाइलर करने का काम करता है। माने कंपाइलर इनपुट, कंपाइलर को जो इनपुट मिलता है वो सोर्स कोड है, कंपाइलर उसको ट्रांसलेट कर दिया ऑब्जेक्ट कोड में, ऑब्जेक्ट कोड जो रिटर्न किया वो आउटपुट कहलाता है। माने ए बी सी तीनों सही है कंपाइलर के बारे में, तो इसका आंसर निकल के ऑप्शन नंबर डी निकल के आएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, व्हिच लैंग्वेज डज अ ब्राउजर यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन फ्रॉम www, माने वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर जो इन्फॉर्मेशन सेट करना है, तो HTML ये सब होगा, मशीन नहीं होगा, असेंबली नहीं, ये सब नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दी एबव हो जाएगा। HTML हम अगर यहाँ पर ऑप्शन होता तो वो हो सकता था, क्योंकि उस पर डिस्प्ले करते हैं उसी के माध्यम से इंफॉर्मेशन वेब ब्राउजर पर। आगे बढ़िए क्वेश्चन 79, Which language you better for writing structural code? यहाँ पर स्ट्रक्चरल कोड को लिखने में सबसे जो बेसिक लैंग्वेज है जो पास्कल है, ये जो पास्कल है ये बेसिक कोड को लिखने के लिए यूज किया जाता है अच्छा तरीके से, ये चीज, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 आज का अंतिम क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक दैट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ ए कंप्यूटर कम्युनिकेशन। जब कंप्यूटर से फर्स्ट टाइम बनाया गया था उस समय कौन सा टेक्निक का यूज किया गया था, टाइम शेयरिंग का यूज किया गया था, जो ऑप्शन नंबर ए में है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। कुल 80 क्वेश्चन जितने थे मैंने उसको लेके आया आपके सामने, तो कैसा वीडियो लगा आप जरूर कमेंट करके बताएं। मैं अगला वीडियो TRE 2 का जो जितने भी क्वेश्चन 80 क्वेश्चन जो कंप्यूटर साइंस का पूछे गए उसके ऊपर वीडियो लेके आने वाले हैं, ठीक है। और साथ में पार्ट बाय पार्ट में जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स पढ़ाए थे, अब जो है आगे जो है डिक्स एल्गोरिथम, मतलब जो भी छोटा छोटा टॉपिक है उसको खत्म करेंगे, और जो टॉपिक में आपको कठिनाई हो रहा है उसको आप हमको कहिए, शेयर कीजिए, हम बताएंगे अच्छे से। तो कंटिन्यू चैनल पर बने रहिए। चैनल पर अगर पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर जाइएगा और कंटिन्यू पढ़िए, यहाँ पर बहुत सारे वीडियो अपलोडेड है, आप चेक कीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, धन्यवाद।